Okay. So, good afternoon, everyone, all our esteemed faculty, our guests, and our lovely audience. I welcome you all to this webinar on immunization in adolescents. And I think it is a very important topic. And Dr. Deepa, who is can I have the CV of Dr. Deepa? She is the chairperson, Community Health and Public Awareness Subcommittee of AOGD. And she is really, I have seen her over the years, and she's really a hard worker, and she has taken great pains to organize this. So I hope all will be benefited. So, Dr. Deepa, I hand over to you for introduction of all our uh, faculty, of our esteemed guests. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And good afternoon, everyone. And I welcome you all for today's online session. According to WHO, the adolescent age, as we all know, is 10 to 19 years. 10 से 19 साल adolescent age मानी जाती है, and which constitutes about 21% of the total population of our country. Immunization क्या है? Immunization है प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन लगाना. So immunization is most important, most beneficial, and most effective disease prevention measure which we can do for our adolescents. जो ये adolescents हैं, ये हमारे देश का future हैं. So इनको protect करना हमारी जिम्मेवारी बनती है. To protect the youth, nation, future. Immunization इस age में हम क्यों aim करते हैं? Basically चाइल्डहुड में वैक्सीनेशन, बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, इम्यूनाइजेशन सबकी होती है. टाइम के साथ वो वेन ऑफ हो जाती है. तो टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी एट दिस एज, 10 से 19 साल के बीच वाली एज में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें इस टाइम भी वैक्सीनेशन की जरूरत होती है. कई बार इनिशियल स्टेज पे कोई वैक्सीन मिस हो गई होती है या इनएडिक्वेट डोज गई होती है. तो उन दैट केस भी अगर हम इम्यूनाइज इस टाइम करते हैं तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं. और कई सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप होते हैं एडोलेसेंट्स में, सो उस केस में भी ये बेनिफिशियल हो जाता है. और एक जो हम अपने आप देखें कि इस टाइम पे जो वैक्सीनेशन की जो इस टाइप की जो ग्रुप है उनकी कवरेज बहुत कम हो रही होती है, बिकॉज इस एज में बच्चे फिजिशियन के मतलब एडोलेसेंट फिजिशियन के पास कम जाते हैं. तो अगर इस स्टेज पे अगर हम उनको वैक्सीनेट करते हैं तो हम एक बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं. तो हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है, ये एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनाकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, एओजीडी, और एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी दिल्ली चैप्टर का एक सामूहिक प्रयास है अवेयरनेस अबाउट वैक्सीनेशन इन एडोलेसेंट्स. एंड वी हैव गॉट वेरी रिनाउंड एंड सीनियर डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं और जो अपना इसके बारे में अपना इंसाइट सबसे शेयर करेंगे. और एंड ऑफ द सेशन हम समझते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो आज जुड़े हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा एक ज्ञान लेके जाएंगे. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम ऑफ AOGD, प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार सर, सेक्रेटरी डॉक्टर कामना दत्ता एंड वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इंदु चावला. तो हमारे साथ अभी डॉक्टर कामना दत्ता, डॉक्टर अशोक कुमार सर जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो हमारे साथ सेक्रेटरी AOGD डॉक्टर इंदु चावला हैं. तो मैं डॉक्टर इंदु से द सेक्रेटरी डॉक्टर कामना दत्ता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 2 वर्ड्स हमारे ऑडियंस को एनकरेजमेंट का बोलें. डॉक्टर कामना दत्ता. Thank you, ma'am, and thank you, Dr. Deepa. Thank you, Adolescent Chapter, Adolescent Health Delhi Chapter. And on behalf of AOGD, I would like to welcome you all to this very, very important and pertinent topic we are having today, adolescent immunization in adolescents. तो generally जो अपने को बिलीफ होते हैं यही होता है कि इम्यूनाइजेशन या तो बच्चों में रहता है या प्रेगनेंसी में रहता है. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैडम आपने चूज करा है कि एडोलेसेंस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एज ग्रुप वेयर इम्यूनाइजेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रोल.
And I must say that Dr. Deepa Gupta has been a very, very active member of AOGD in spreading awareness about all diseases related to pertinent to women, which includes cancers, public awareness, AUB, anemia, and your work has been appreciated, madam, all over. And today again is another very important topic she has highlighted, and let us all see what is in store for us. I'm sure it's going to be a very important and session for every one of us. So without wasting much time, ma'am, let us continue, and AUGD welcomes again you all and congratulates for wishes you all a successful session. Thank you, Dr. Kamna. हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर दीपा पासी मैडम. Madam is a senior pediatrician in Apollo Hospital, Noida and Delhi. Presently, she is President, Adolescent Health Academy, Delhi chapter. I request ma'am to share her views about this topic and bless the gathering. Welcome, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. At the outset, I'd like to thank Dr. Deepa and Dr. Ajay Gupta for inviting me into this prestigious forum of learned gynecologists. And it is a great endeavor to talk about public awareness regarding adolescent vaccination. As you know, adolescence is that period of time when both the parents as well as the adolescent becomes totally lax regarding their vaccination. So it is very important to have adolescent vaccine because it reduces the disease burden and also prevents them from future cancers and also against the preventable diseases. So it grows them into young healthy adults. So with these words, I would like to say, please, it's a beautiful gesture on part of the organizing committee. And I know we have a lot of learned people around and who will shed light over this very important topic. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. And ज़्यादा time waste नहीं करेंगे. मैं academic session start करने के लिए डॉक्टर शिवानी को बुलाना चाहती हूँ. Over to Dr. Shivani. Rahul. Please unmute. Rahul. Am I Rahul audible? unmute करें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Rahul, आप CV share करना चाहते? हाँ. So now our first session is for vaccine in adolescents, and our मैम डॉक्टर शिवानी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अब आ रही है? Yes, ma'am. हाँ. So our first session is and we have our chairperson, Dr. Anita Sabharwal, in Delhi, and the CV of Dr. Anita. Madam, we cannot hear you, Dr. मैम Shivani. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बीच बीच में. हाँ, अब आ रही है? आप थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा सा माइक के पास रहिए. हाँ. मैम फिर नहीं आ रही है. अब आ रही है? Yes, ma'am. Okay, so I want to मैम कोई इशू है? आपका आवाज नहीं आ रहा. अच्छा. Some issue is there. So we welcome Dr. Anita Sabharwal. Can you hear? I welcome chairpersons Dr. Anita Sabharwal, ma'am. Ma'am is President Foxit, and ma'am is a very senior member of Foxy, and she has been doing so much work in public awareness. And I welcome you, ma'am. It's a privilege to have you with us. Then second chairperson is Dr. Surbhi Singh. So Dr. Surbhi Singh is a cosmetic gynecologist, and she is founder of Sachi Saheli NGO, and passionately she has been educating students about menstrual and adolescent health. Welcome, Dr. Surbhi. Now our third chairperson is Dr. Seema Prakash. She is FICOG and chairperson, Breast and Cancer Cervical Prevention Committee, AOGD, and founder president of NAMA. Welcome, Dr. Seema. Our fourth chairperson is Dr. Sunita Bhemani. She's professor in the Social Work Department, Aditya Mahavidyalaya, University of Delhi, and she's member of Board of Research Study for Social Studies. Welcome, Dr. Sunita Bhemani, ma'am. I request Dr. Anita Sabharwal, ma'am, to call upon our speaker, Dr. Aradhna. Thank you, Dr. Deepa, for very kind introduction. And truly, I know you so well.
you've been working so hard also along with me for various public awareness activities, and together we all will be rather all together like this kind of programs. I'm sure we are going to really make our country very healthy and happy. So I would like to introduce our very I think she is one of the gems and jewels, the speaker, Dr. Professor Aradhna, who is professor in the Department of Pediatrics of very prestigious institute, that is University College of Medical Sciences, Delhi. And she is also the member of District Task Force Immunization of Chadra. So that's why it's so important, because we are going to hear all about immunization, vaccination of the adolescents, the very important aspect. Because I think if हम लोग अपने इन एडोलसेंट्स को इतनी सारी डिजीजेस से बचा लेंगे, उनको हेल्दी बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे. आज डॉक्टर आराधना को सुनने के बाद जितने भी लोग हम लोग सुन रहे हैं, इवन हम लोग, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें नहीं मालूम एंड वी हैव क्वेरीज, और इनसे हम उनको बचाएंगे इतनी सारी डिजीजेस से, इतनी सारी बीमारियों से, जिससे कि कई बीमारियों से तो डेथ भी हो जाती है. तो ये जो हमारा फ्यूचर है ये इतना स्ट्रांग होगा और हम सबको भी सपोर्ट करेगा और पूरे नेशन को हेल्दी बनाएगा, रादर होल वर्ल्ड. सो आई इनवाइट डॉक्टर आराधना फॉर हर प्रेस्टिजियस लेक्चर. वी आर ऑल वेटिंग and we had so many queries and people are really eagerly waiting to hear from you. So requesting Dr. Aradhna to please join us. Thank you, ma'am, for the introduction. And am I audible? Yes, you are Yes, very yes, yes. And also thanks Dr. Deepa Gupta ma'am and Dr. Ajay Kumar Gupta sir to make me part of this very prestigious and very important topic, especially for public awareness. So I am going to share my screen. So is it visible? Yes, yes. Okay. So I am very thankful. Dr. Deepa Gupta has already mentioned very clearly the need of adolescent vaccination, who are adolescents. So this will make my presentation quite easier. So who are adolescents? As told by Dr. Deepa Gupta ma'am, as per WHO, this is an age group from 10 to 19 years of age. This is a special age group. And it constitutes around 22 to 25% of India's population. So we can assume this is a huge population. And usually we consider that only small children are susceptible to infectious diseases. And by adolescent age group, they have developed enough immunity, and we have already immunized our children for various vaccine preventable diseases. So they don't need any vaccination. So most of the parents, adolescents, they don't seek any opinion or any consultation for vaccination. But this is not so, especially in our country. In our country, even today, even in this era, adolescent population is very much susceptible to various types of infectious diseases, and which very small data I have shown here. This is showing around 25% to 47% of adolescent deaths were attributed to this infectious diseases. So we can see that infectious diseases are very much prevalent in adolescent population. So prevention is very much required to make our adolescent population healthy. And we all know that the most effective strategy to prevent these infectious diseases is vaccination, as already told by our esteemed members. So let us see what is the need of vaccination in adolescents. So first of all, there are certain diseases which are very much severe and they are associated with a number of complications. ये कुछ बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, वैरिसेला जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, ये बच्चों में भी होती हैं, बट बच्चों में उतनी सिवियरिटी नहीं है जितने की हमारे एडोलेसेंट्स में है. प्लस इन डिजीजेस में ऐसा देखा गया है कि अब ये डिजीजेस बच्चों में तो होती ही थी, अभी एडोलेसेंट्स में बढ़ती जा रही. सो देयर इज एज शिफ्ट ऑफ दीज डिजीजेस. सो दिस इज फर्स्ट ग्रुप जहां पर वो डिजीजेस हमें टारगेट करनी है जिनकी सिवियरिटी, जिनके कॉम्प्लिकेशंस हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज्यादा हैं. सेकेंड है, एज ऑलरेडी टोल्ड, डॉक्टर दीपा गुप्ता मैम ने बताया कि हमने बहुत सारी वैक्सीन दी हैं चाइल्डहुड में,
बट ओवर टाइम धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 ईयर्स इन वैक्सीन की इम्यूनिटी वेन होने लगती है. सो हमारे एडोलेसेंस में ये डिजीज होने के प्रॉब्लम्स हैं. ऐसी कौन से इन्फेक्शंस हैं? ये है मीजल्स, जिनको हम कहते हैं खसरा, पर्ट्यूसिस है जिसे हम खाली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया है. सो इसलिए ये वैक्सीनेशंस इन डिजीजेस के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट ग्रुप कौन से हैं? कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो बच्चों में नहीं है, इवन एडोलेसेंट्स में भी नहीं है, ये अडल्ट्स में, एल्डरली पॉपुलेशन में मिल रहे हैं. वी ऑल नो सर्वाइकल कैंसर, बट इसका प्रोटेक्शन हमें एडोलेसेंट एज ग्रुप से शुरू करना है. सो दिस इज थर्ड कैटेगरी, जो हम सभी को पता है, दिस इज HPV वैक्सीनेशन. अनदर ग्रुप इज, आजकल बहुत ज्यादा है, बच्चे स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, इवन ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, जस्ट फॉर नॉट फॉर स्टडी पर्पस, फॉर शॉर्ट ट्रैवल पर्पस. बट इसके लिए भी हमें वैक्सीनेशन चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ का इन्फेक्शन डिजीजेस कुछ डिफरेंट होते हैं हमारे कंट्री के कंपैरिजन में. सो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल वैक्सीनेशन नीड्स हैं, वो एडोलेसेंट्स को जानना और उनको टाइमली देना बहुत जरूरी है. अनदर थिंग है कि कभी कभी कुछ वैक्सीनेशन बचपन में छूट गए, जैसे हेपेटाइटिस ए नहीं लगा, टाइफॉइड वैक्सीन नहीं लग पाई, चिकन पॉक्स नहीं लग पाया. तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है. एडोलेसेंट्स को हम ये वैक्सीन देके इन डिजीजेस से बचा सकते हैं. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाती है. जैसे आपको पता होगा कि हमारा एलिमिनेशन प्रोग्राम चला था, जिसमें स्कूल्स में बच्चों को मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन दी गई. कोविड वैक्सीनेशन हम सब ने देखा, ये क्या था? पैंडेमिक रिस्पॉन्स था. सो दीज आर रीजंस जिसके लिए हम एडोलेसेंट्स को वैक्सीनेशन देते हैं. अब हम देखते हैं कि एडोलेसेंट्स को दी जाने वाले वैक्सीन हम ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला पार्ट, जो एडोलेसेंट स्पेसिफिक या एडोलेसेंट एक्सक्लूसिव वैक्सीन हैं, जो हम सिर्फ एडोलेसेंट्स में दे रहे हैं, उसके पहले 10 साल के पहले या 9 साल के पहले हमें ये वैक्सीन नहीं देते हैं. इस कैटेगरी में 2 वैक्सीन आती हैं. वन इज HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, दूसरी है Tdap वैक्सीन या TD वैक्सीन. हम सबको पता है HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट है, Tdap हमारे 3 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस. जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वैक्सीन है उसको हम बोलते हैं कैच अप वैक्सीनेशन, यानी जो चीज बचपन में छूट गई अब हम उसको कैच अप कर सकते हैं. इस कैटेगरी में क्या आते हैं हमारे MMR, वैरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स वैक्सीन, टाइफॉइड एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन. और ये बहुत जरूरी वैक्सीन है, मैं बताऊंगी आगे कि इनकी एडोलेसेंस में नीड क्यों है. थर्ड वैक्सीन है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. हमारे कुछ एडोलेसेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ क्रॉनिक डिजीजेस हों, जैसे कुछ लंग डिजीजेस हों, हार्ट डिजीज हैं, किडनी की डिजीज हैं. इनको कुछ स्पेशल वैक्सीन देनी पड़ती हैं. जैसे इस कैटेगरी में आती है हमारी न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन. ऑफ कोर्स जब डॉग बाइट हो जाता है तो उसके बाद रेबीज वैक्सीन लगती है. तो ये रूटीनली नहीं दे रहे हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दे रहे हैं. चौथी कैटेगरी है ट्रैवलर्स, जो मैंने अभी बताया था. आजकल ये भी बहुत बढ़ गया है, सो इसके लिए भी स्पेशल गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से भी. बट हमें भी अवेयर रहना है, ये सिर्फ बाउंडेशन नहीं है, हमें अपने एडोलेसेंट्स को प्रोटेक्ट करना है फॉर दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं. अब हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन है? चाइल्डहुड वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छी स्टेज पे है. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. बच्चों में वैक्सीनेशन काफी अच्छा हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी. बट एडोलेसेंट वैक्सीनेशन अभी भी बहुत ही अपनी इनिशियल स्टेज पे है, बहुत ही कम लोग अवेयर हैं. इवन पब्लिक, जनरल पब्लिक तो अवेयर है नहीं, हेल्थ वर्कर्स आर आल्सो नॉट वेरी मच अवेयर. सो इन सारी बैरियर्स में से ये बैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम आज एड्रेस कर रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द दिस एडोलेसेंट स्पेसिफिक, यानी जो कि एक्सक्लूसिवली एडोलेसेंट्स में हम वैक्सीन देते हैं, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन. तो पहले हम जानते हैं कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है क्या. ये एक इन्फेक्शन है हमें जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है. और ऐसा देखा गया स्टडीज में कि 45 इयर्स की एज तक लगभग बहुत सारी पॉपुलेशन, 5 में से हम बोल सकते हैं कि 4 लोग जो हैं इस इन्फेक्शन से ऑलरेडी ग्रसित हो चुके होते हैं.
ज्यादातर केस में ये इन्फेक्शन अपने आप क्लियर हो जाता है बॉडी की इम्यूनिटी से, लेकिन 10% केसेस में ये वायरसेस बॉडी में रिसाइड कर जाते हैं और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स बहुत सारे डिजीजेस, कैंसर्स, सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं और भी तरह तरह के कैंसर ये करते हैं। सो दिस इज वेरी यूनिक इन्फेक्शन जिसको अगर हम रोक दें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को टैकल कर सकते हैं। नाउ हम देखें कि किसे होती है ये एचपीवी इन्फेक्शन। तो एचपीवी इन्फेक्शन होता है बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। सो जो भी सेक्सुअली एक्टिव मेल्स फीमेल्स हैं उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। सोच के बड़ा अजीब लगता है कि ये इन्फेक्शन कैसे कर सकता है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, बट ये एक स्पेशल कैंसर है जिसमें 99% केसेस में देखा गया है कि स्पेशली सर्वाइकल कैंसर, जिसमें 99% केसेस में कैंसर वाज लिंक्ड टू एचपीवी इन्फेक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन एडल्ट्स। इसके अलावा ये और भी तरह तरह के कैंसर्स करता है, जैसे एनल पेनाइल कैंसर्स, ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं, वार्ड्स भी करता है। तो इसके लिए वैक्सीन मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी। काफी लोग जान भी रहे हैं, आजकल काफी अवेयरनेस भी हो रही है इसकी। अभी हमारे इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो दो तरह की हैं, क्वाड्रिवेलेंट एंड नोनावेलेंट। क्वाड्री का मतलब 4, इसमें 4 तरह की स्ट्रेन्स हैं वैक्सीन इस वायरस की, क्योंकि इस वायरस की बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं जिनमें कि 4 स्ट्रेन्स ज्यादातर कैंसर्स करती हैं। इस कैटेगरी में हमारी 2 वैक्सीन हैं, गार्डासिल 4, सर्वावैक। नोनावेलेंट में हमारी आती है गार्डासिल वैक्सीन जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, गार्डासिल 9। इन वैक्सीन्स को देने की अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। तो ये आप इसके लिए वरी ना करें, ये हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी फिजिशियंस हैं, वो आपको ये बता देंगे कि कौन सी वैक्सीन देना बेटर है, क्या एज ग्रुप है। बट यहाँ हम ये जान लें कि जितनी जल्दी हम ये वैक्सीन देंगे उतना बेटर है। जैसे एज अर्ली एज 9 ईयर्स, सो 9 to 14 ईयर्स में अगर हम देते हैं तो हमें 2 डोज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बच्चे अभी बिल्कुल ही सेक्सुअली नाइव होते हैं, सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है, इनमें एचपीवी इन्फेक्शन स्टैब्लिश नहीं है। ये टाइम है जब हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें इस एज ग्रुप में सिर्फ 2 डोज रिक्वायर्ड है, और जैसे जैसे हम 14 साल के ऊपर जाएंगे 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस इज वेरी सेफ वैक्सीन। इसके आप देखोगे कि साइड इफेक्ट्स, पेन, रेडनेस, माइल्ड स्वेलिंग, फीवर ये हैं। सो दिस इज वेरी सेफ वैक्सीन और इसका प्रोटेक्शन रेट भी काफी ज्यादा है, 90 to 99%। सो दिस, ये तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन अवेलेबल है। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर? इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश दिस वैक्सीन। बहुत ही जल्दी हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ये वैक्सीन आने वाली है। कुछ स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पायलट प्रोजेक्ट पे ये वैक्सीन दी जा रही है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वैक्सीन जो कि टीडैप, ये भी एडोलेसेंट एक्सक्लूसिव वैक्सीन है। लेस देन 10 ईयर्स पे हम डीपीटी वैक्सीन देते हैं, जबकि यहाँ पे ये टीडैप है, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों वैक्सीन में। ये वैक्सीन हमारे 3 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती है। एक है पर्ट्यूसिस, जिसे काली खांसी भी कहते हैं, हुपिंग कफ। स्टार्ट तो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह होता है, बट कभी कभी ये बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है, सिवियर निमोनिया, सीजर्स तक हो सकते हैं। दूसरी बीमारी है डिफ्थीरिया, जिसको गलघोटू भी कहते हैं। बहुत सिवियर स्वेलिंग हो जाती है हमारे नेक के नीचे, सोर थ्रोट की तरह स्टार्ट होता है, बच्चों में स्वेलिंग हो जाती है, स्वॉलिंग डिफिकल्टी होने लगती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सिवियर हैं, पैरालिसिस हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन डेथ तक होती है। थर्ड जो डिजीज इज प्रोटेक्ट करता है टेटनस। टेटनस ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि चोट लग गई, स्पेशली लोग मान के चलते हैं लोहे से, जंग वाले चीजों से चोट लगी है तो वो टेटनस का वैक्सीन देते हैं। ये कैसे प्रेजेंट करता है? इससे पूरे मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, अकड़न हो जाती है, हमारी जो सांस वाली मसल्स है वो भी काम करना बंद कर देती है। सो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। सो एक वैक्सीन इन 3 डिजीजेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और अब हम ये सोच सकते हैं कि ये वैक्सीन तो हम देख चुके हैं अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक, क्या नीड है अब इसकी? उसकी नीड वही है जो हमने पहले बात की थी कि धीरे धीरे करके इसकी इन तीनों वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होती जाती है। एडोलेसेंट एज तक आते आते ये वैक्सीन की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है और एडोलेसेंट को इस वैक्सीन की नीड्स है इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए।
इसके शेड्यूल में वो बहुत नहीं जाऊंगी, बट अभी रिसेंटली जो चल रहा है, आपके 10 साल के बच्चे को ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। आप प्राइवेट फैसिलिटी में जाएंगे, वहाँ Tdap अवेलेबल है, जबकि गवर्नमेंट फैसिलिटी में TD इज अवेलेबल, जिसमें कि परट्यूसिस कंपोनेंट नहीं है। दूसरा डोज लग जाना चाहिए 16 to 18 ईयर्स के पहले तक, और उसके बाद एवरी 10 ईयर्स पे। अब आते हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस हम सब जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है जॉन्डिस का हमारे कंट्री में। इन्फेक्शन है जो बहुत तेजी से फैलता है बच्चों में। छोटे बच्चों में तो अक्सर ये इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सिम्टम्स हो सकता आए ही ना, या आए तो माइल्ड से सिम्टम्स हो। लेकिन हमारे अडल्ट्स और एडल्ट्स में क्या हो रहा है, इनमें ये डिजीज एक तो बढ़ती जा रही है, एज शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, और जो डिजीज हो रही है इन एज ग्रुप में वो बहुत सिवियर हो रही है। सो अगेन ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये वैक्सीन देना काफी रिक्वायर्ड हो गया है, और हम सब ने देखा है कि पिछले 2-3 साल से हेपेटाइटिस ए के केसेस थ्रू आउट ईयर आ रहे हैं हमारे पास। सो दिस वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। This meeting is being recorded. अब इस वैक्सीन के लिए भी, अब ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज में नहीं है ऑब्वियसली, सो प्राइवेट सेक्टर्स में 2 तरह की वैक्सीन हैं जो हमें हमारे डॉक्टर्स या फिजिशियंस बताएंगे। 2 डोज वैक्सीन अगर हम देखते हैं तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की 2 डोज से काम चल जाएगा, लाइव वैक्सीन की सिंगल डोज से काम चल जाता है। बहुत ही एक्सीलेंट इसका सेफ्टी प्रोफाइल है, बहुत ही ज्यादा एफिकेशियस है। एक बात खास है, अगर किसी को लेबोरेटरी प्रूवन हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हुआ है, इस केस में वैक्सीनेशन की नीड नहीं होती है। अनदर जो डिजीज है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड डिजीज सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, स्टमक अपसेट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, तो ये तो सिम्टम्स हैं। अगर इसे ट्रीट ना किया गया या बहुत सिवियर हो गया तो बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्लीडिंग होने लगती है, बेहोशी आने लगती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आंतें फट भी जाती हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस डिजीज। हमारे कंट्री में बहुत प्रेवेलेंट है, थ्रू आउट ईयर ये पेशेंट्स आते ही रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल हैं। 2 तरह की हैं। एक वैक्सीन है जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, 2 साल की उम्र से ऊपर दिया जाता है। अब इसकी एफिकेसी थोड़ी कम होती है, एवरी 3 ईयर्स हमें इसको रिन्यू करना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है कॉन्जुगेट, जिसको इवन 6 महीने के बच्चे में भी दिया जा सकता है, और सिंगल डोज बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी, लगभग मोर देन 85% तक की एफिकेसी दे देता है। बहुत ही सेफ वैक्सीन है। सो अब क्या होगा अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी टाइफॉइड फीवर हुआ है, तो क्या हम उसे वैक्सीन दे सकते हैं? यस, क्योंकि टाइफॉइड फीवर इतनी इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता है। सो जिन बच्चों में टाइफॉइड फीवर हो चुका है, उन्हें भी हम 1 महीने के गैप के बाद टाइफॉइड वैक्सीन दे सकते हैं। सो अनदर वन इज वैरिसेला। वैरिसेला मीन्स चिकन पॉक्स। इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, बहुत सारे वेसिकुलर लीजन्स हो जाते हैं, काफी दिन चलता है ये, 7 to 10 डेज तक बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, एडल्ट्स परेशान हो जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी काफी ज्यादा हैं, निमोनिया है, CNS इंसेफ्लाइटिस हो सकती है, बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। तो जो हॉस्टल्स हैं, डॉर्मेट्रीज हैं, वहां पर किसी एक को हुआ तो वो सब जगह स्प्रेड हो जाता है। इसलिए ये एडोलेसेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडोलेसेंस हमारे अक्सर हॉस्टल्स में जा रहे हैं, क्राउडेड सिचुएशंस में जा रहे हैं। इस केस में उनमें सिवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वैरिसेला इन्फेक्शन भी अब एडोलेसेंट्स में बढ़ता जा रहा है, और इवन एडोलेसेंस में ये सिवियर भी बहुत होता है, इनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। अब इसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन प्रेजेंट है, जिसकी 2 डोजेस लगानी होती हैं। अगर बाई चांस बचपन में ये वैक्सीन नहीं लगी, तो आप अपने एडोलेसेंट्स को ये वैक्सीन दे सकते हैं। 2 डोजेस लगती हैं, वेरी सेफ वैक्सीन, और बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं। अब किसी को अगर पहले ही चिकन पॉक्स हो चुका है, ऐसा चिकन पॉक्स जो कि फिजिशियन डायग्नोज है, आप बहुत ज्यादा श्योर हैं, तो इस केस में वैक्सीनेशन की नीड नहीं होती है, बिकॉज इट गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। देन कमिंग टू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसे हम फ्लू शॉट कहते हैं, इसमें भी काफी तरह की वैक्सीन हैं। ये क्यों जरूरत है?
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या, इन्फ्लुएंजा करता क्या है? ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत सिवियर टाइप का कॉफ, कोल्ड, निमोनिया करता है, और कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि डेथ तक हो जाती है। इवन जो कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे हैं जिनमें क्रॉनिक डिजीज है, उनमें ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो नॉर्मली हम रूटीन इम्यूनाइजेशन देते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन का 5 इयर्स की एज तक। 6 मंथ से 5 इयर्स की एज के बीच में दो डोजेस लग जानी चाहिए। उसके बाद हर साल रीवैक्सीनेशन होता है। अब 5 साल से ऊपर के बच्चे में, सारे बच्चों में हम नहीं कहते कि ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लगानी है। कुछ स्पेशल सिचुएशन जो हमने पहले ही बताई थी, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उन कंडीशंस में बच्चों को ये लगाना चाहिए। इसका सिंगल डोज लगता है और उसके बाद सिंगल डोज सफिशिएंट नहीं है, हर साल आपको वैक्सीनेशन लगाना है, जो जिसके लिए पेरेंट्स बड़े बॉदरसम हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। इसका रीजन ये है कि ये जो वायरस है, इसकी स्ट्रेन हर साल चेंज होती हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं, ये हर साल एक डिफरेंट स्ट्रेन बनाती हैं इस बेसिस पे कि इस वक्त कौन सी स्ट्रेन प्रिवेलेंट है। दिल्ली में क्या लगना चाहिए और कब लगना चाहिए वैक्सीनेशन? दिल्ली में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा देखा गया है मॉनसून सीजन में, जून जुलाई ऑनवर्ड्स। तो जून से पहले पहले अपने बच्चे को ये वैक्सीनेशन लगवा दें। सो नेक्स्ट इज MMR वैक्सीन। ये सभी को पता है, ये 3 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। मीजल्स, जिसे हम खसरा कहते हैं, मीजल्स इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस, डायरिया हो जाता है। तो ये मीजल्स वैक्सीन है, इसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। मम्स में क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड, जो एक ग्लैंड होता है फेस पर, नेक के पास, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सोर थ्रोट की तरह प्रेजेंट करता है, फीवर हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं है, इसके कॉम्प्लिकेशन कुछ तो तुरंत दिख जाते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म है, जैसे ये मेल्स में इनफर्टिलिटी भी करता है, हियरिंग लॉस करता है। सो मम्स भी काफी सिवियर हो सकता है। देन कमिंग टू रुबेला। Aradhana, I think we wind up quickly या if we श्योर। can. रुबेला हम सबको पता है बहुत सिवियर तो नहीं है, बट अगर प्रेगनेंसी में अगर हो गया रुबेला तो इससे बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यूजुअली ये वैक्सीन बच्चों में लग चुकी होती है, बट बाय चांस अगर ये नहीं लग पाई है तो आप अपने एडोलेसेंट्स को ये वैक्सीन लगा सकते हैं। रेबीज वैक्सीन हम सबको पता है कि डॉग बाइट कितना प्रिवेलेंट है, हर जगह स्ट्रे डॉग्स, इवन सोसाइटीज में डॉग्स घूम रहे हैं। इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन आपको आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर्स बताएंगे, बट जैसे ही डॉग बाइट हो, आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट ज़रूर करें। इसके अगेंस्ट एक इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। सो बाइट के बाद जो लगता है वैक्सीनेशन, उसको हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी डॉग बाइट हो गया उसके बाद वैक्सीन लग रहा है। अब एक और कंडीशन है जिसमें हम क्यों ना अपने बच्चे को डॉग बाइट से पहले ही थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो इसके बारे में जरूर सोचना है हमें, अपने एडोलेसेंट्स को वैक्सीनेट करना है। इसकी 2 या 3 डोजेस सफिशिएंट हैं। फायदा ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम डॉग बाइट हुआ तो उसके पास सिर्फ 2 डोजेस लगानी पड़ेंगी। डिजीज की अगेंस्ट इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होगी और इम्यूनोग्लोबुलिन की नीड नहीं होगी। देन एकदम दिस इज द लास्ट वन। अब ट्रैवलर्स की बात करें, हम बहुत सोचते हैं कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वैक्सीन लगवाएं क्या नहीं। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज रूटीन वैक्सीनेशन, हमें जो वैक्सीन लगनी चाहिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो हमें लगवानी है। अगर कभी छूट गई है तो उसको आप अपडेट कर लें, इस कैटेगरी में ये वैक्सीन आती हैं। कुछ सेलेक्टिव हैं, जैसे आप जैपनीज इंसेफेलाइटिस प्रिवेलेंट एरिया में ईस्टर्न यूपी में जा रहे हैं, वहां अगर आप 1 महीने से ज्यादा स्टे करने वाले हैं तो बच्चे को या अपने एडोलेसेंट्स को वैक्सीन लगवा दें। कंट्री स्पेसिफिक, इसमें आपका बस नहीं चलना है। इसमें कंट्री विल गिव गाइडलाइन कि आपको ये वैक्सीन लगवा के ही आनी है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ येलो फीवर, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, OPV वैक्सीन, ये सब लगवा के जानी है। इवन जो स्टूडेंट्स US जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी मेनिंगोकोकल वैक्सीन काफी अब कंपल्सरी है। सो दे शुड गेट वैक्सीनेटेड। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि एडोलेसेंट्स को वैक्सीनेशन क्यों चाहिए, क्या क्या वैक्सीनेशन है, छूट गया है तो हम अभी भी अपडेट कर सकते हैं।
मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी मैम बता चुके हैं, वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करता है, बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। सो इसके अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन रूटीनली इंडिकेटेड नहीं है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में और ट्रैवलर्स में ही हम इसको रिकमेंड करते हैं। सो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि इवन एडोलेसेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रीजन, इनको भी इन्फेक्शंस होते हैं, सिवियर होते हैं, और इन्हें हमें प्रोटेक्शन करना है। वैक्सीनेशन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अपने डॉक्टर फिजिशियन से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन करें। सो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। थैंक यू। So, thank you, Dr. Aradhana, for a wonderful talk in a very simple and comprehensive language. I would like to invite Dr. Surbhi for her expert comments. Dr. Surbhi. Dr. Surbhi, Dr. Seema. Dr. Surbhi is muted. Okay, Dr. Yes, Seema. hello ma'am, sorry. Yes, Dr. Survi. हाय, थैंक यू सो मच मैम। आई एम सो ग्लैड कि आपने जिस लैंग्वेज में ये समझाया ना, क्योंकि मैं स्कूल्स में जाती हूँ और होपफुली कुछ लोगों ने इसको सुना भी होगा। एंड मैं सीरियसली चाहूँगी कि आपकी वीडियो जो है मैं बाकी स्कूल्स में भी स्प्रेड कर सकूँ, बच्चों के साथ स्प्रेड कर सकूँ, क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं। एंड जैसा आपने बताया कि अभी थोड़ी सी क्लैरिटी जो गवर्नमेंट वाली जो वैक्सीन है जो आने वाली है, क्योंकि हम भी बहुत सारे बच्चों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि आएगी तो आपको ज़रूर लगवाना है। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी और अगर इन्फॉर्मेशन हो तो वो प्लीज़ आप लोग हमें HPV वैक्सीन के लिए मेरे साथ मुझे ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जब अवेयर करते हैं तो इस पे उन लोगों का नेक्स्ट सवाल ये होता है कि कब से आएगी और हमें क्या करना है नेक्स्ट। तो बहुत 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 ही अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच इतना इंसाइटफुल सेशन देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। So, Thank you, Dr. Dr. Seema. Survi. Thank you, Yeah, Dr. Surbhi. Dr. Seema. yeah. Am I audible? Yeah. Am I audible? Yes. Yes. Yeah, first of all, thank you, Deepa and Ajay, for inviting me. And sorry, I got late today because of OT. And Aradhana, it was really wonderful. Only one question I have. Like earlier, we used to know that in Universal Immunization Program, we used to give DPT and then DT and then TT 5 years after every 5 years. And now we have started TDAP and TD. Yes. So why is the need for TDAP, like acellular pertussis? What is the difference between the pertussis and acellular? And second, can we give the same DPT vaccine in place of TDAP? Yes. What's the Sure. advantage? Very good question, ma'am. I skipped this deliberately, but DTP vaccine, it has we have certain compositions of certain doses. Diphtheria में इतनी doses हैं, T की इतनी doses हैं, and P की. But ये वैक्सीन जैसे जैसे हम adolescents में देते हैं, reactogenicity मतलब हमारी बॉडी एंटीजन को कैसे रिएक्ट करती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रिएक्टोजेनिसिटी बढ़ती है। तो अगर हम सेम वैक्सीन देंगे DPT, जिसमें काफी ज्यादा 20 माइक्रोग्राम टू 40 माइक्रोग्राम एंटीजेंस हैं, वो एडोलेसेंट को देंगे, उनको बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, बहुत स्वेलिंग, रेडनेस, वहां पे स्वेलिंग, फीवर आ जाएगा। तो साइड इफेक्ट ज्यादा है, जबकि एफिकेसी सिमिलर रहनी है हमारी। तो हम क्या करते हैं TDAP में, T इज सेम बट D और पर्ट्यूसिस, इनकी एंटीजेंस को हम 20-40 से घटा के 5 तक ले आते हैं। तो इससे क्या है, एफिकेसी तो सेम रह गई बट रिएक्शंस कम होंगे। रिएक्शंस कम होंगे तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द रीजन। सो दैट्स व्हाई TDAP इज बेटर इन एडोलेसेंस। बेटर नहीं, it is only indicated. Yeah, DPT should more never be efficacious. given beyond 7 years. More efficacious and less complications. Yes, equally efficacious and less complications. Yeah. Dr. Aradhana, It was इससे related एक और question wonderful, है. and you have really spoken in such a simple language that everybody would have understood it. Maybe some non-medicos also joined, so they will also understand the significance of this. And really, I'm really thankful to you, Dr. Aradhana. Thank you so much. Thank you, Dr. Seema. Dr. Sunita, please. Dr. Sunita. Ajay sir wanted to say something. हाँ, डॉक्टर अजय कुछ कहना चाह रहे थे।
हाँ डॉक्टर मैं- अजय सर आप डॉक्टर बोलिए। हाँ डॉक्टर आराधना, जी कई बार ना कई पेरेंट्स आते हैं कि चोट लग गई है, उनको टेटनस लगवाना है, जी तो सर। does one dose of tetanus is sufficient? Yeah, they should get a complete schedule because they do not know their previous history of tetanus तो immunization. अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पता है देन वी शुड कंसिडर कंप्लीटली अनइम्यूनाइज्ड। तो हमें इस ओकेजन का बेनिफिट लेना है। उस वक्त हमें टी डैप पॉसिबल जितना पॉसिबल हो टी डैप दे देना चाहिए और नेक्स्ट के वैक्सीनेशन कंप्लीट कर देने चाहिए, यानी कि उसके 1 महीने बाद हम उसको टीडी दे दें और फिर उसके भी 6 मंथ्स के बाद, यानी कि फर्स्ट के 6 मंथ्स के बाद हम उसको अनदर टीडी डोज देके उसको कंप्लीटली इम्यूनाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ओकेजन, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस, अगर उन्हें पता ही नहीं है कि पहले वैक्सीन लगी है नहीं। Ma'am, Because can I also ask? Sorry. please. Sorry, sir. I didn't know that नहीं you नहीं, were thank you, coming. that's it. I just क्योंकि Just a बहुत सारे query. पेरेंट्स आते हैं इस तरह के। बट सर रिपीटेड टी डैप इज स्टिल नॉट इंडिकेटेड, रिकमेंडेशन नहीं है। वी से कि अगर बार बार जरूरत है तो टीडी इज सफिशिएंट, बट इट इज डिबेटेबल। Thank you, Dr. Ajay, for डॉक्टर your शिवानी input. मैं एक वर्ड कुछ बोल दूं? एक Yes, हाँ सेकंड। हाँ ma'am, बिल्कुल please. बिल्कुल आज बिल्कुल मैम। तो आज डॉक्टर आराधना जी आपने इतना अच्छा बोला और हमारे आज डॉक्टर सीमा गई थी कि शायद कुछ नॉन मेडिकल्स भी हैं, बहुत सारे आज नॉन मेडिकल्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक्चुअली तो हम चाहते थे कि यही पब्लिक हमें ज्यादा सुने और उनको ही सबसे ज्यादा लाभ हो, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि एडोलेसेंस हम सब की धरोहर है, हमारा फ्यूचर है। तो आज आपने वो काम कर दिया उन सब नॉन मेडिकल्स, उन बच्चों के लिए, उन एडोलेसेंट्स के लिए कि जैसे वो पक्षी कहता है ना, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान मेरा अभी बाकी है। तो आज उन सब बच्चों के आपने पंख खुलवा दिए। अगर ये सारे आपको फॉलो करेंगे, आज सब लोग अपनी वैक्सीनेशन पूरी करवा लेंगे तो इतने पंख अच्छे खुल जाएंगे और वो पूरा आसमान अपना कवर कर लेंगे और हम सबको भी मजबूत बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर दीपा, डॉक्टर अजय कि ये प्रोग्राम इसको 1 2 बार 3 बार रिपीट जरूर करिए, Yes, क्योंकि ma'am. उसी Yes. से ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। अभी कुछ बिल्कुल लोग जुड़े हैं, कुछ और जुड़ेंगे और कुछ की क्वेरीज हैं, जैसे हम भी 2-3 बार रिपीट करते हैं तभी पूरा समझ में आता है। तो बिल्कुल दिस बिल्कुल मैम, ये डेफिनेटली करेंगे मैम, रिक्वेस्ट डेफिनेटली। डॉक्टर शिवानी आल्सो टू कंसिडर दिस, कि इसको 2-3 बार रिपीट करवा दो आप। Yeah. Thank you, Dr. Anita, for nice words. Dr. Sunita, is she there? Yeah. Dr. Sunita? Good afternoon to everyone. It's a very nice session और नॉन मेडिको होते हुए भी मैम के सेशन से जैसे अभी सब कुछ प्रॉब्लम्स और डिजीजेस के बारे में बताया, काफी कुछ समझ आया। I just want to make a little bit clear about my perception regarding diseases. एडोलसेंट के इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है, इसमें एक डॉक्टर का एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम टीचर्स जो एडोलसेंट गर्ल्स के साथ हम उनको पढ़ाते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और जैसे सिलेबस की या करिकुलम की एक डिमांड होती है, नेसेसिटी होती है, स्टूडेंट हैव टू गो इन द फील्ड आल्सो। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चाहे स्टूडेंट स्कूल लेवल का है या कॉलेज लेवल का है, दोनों ही लेवल में स्टूडेंट को कम्युनिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब कम्युनिटी में जुड़ने के बाद कम्युनिटी के लोगों में तो अवेयरनेस पैदा कर ही सकते हैं हम, पर उस कम्युनिटी में जाने से पहले हमें उस चिल्ड्रन की, उस स्टूडेंट के लिए भी इस इम्यूनाइजेशन के और वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी देना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स का आप सबका परसेप्शन है, टीचर्स का है, नॉन मेडिको का परसेप्शन है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, इफ मैम इफ यू गिव मी अ परमिशन दैट वी कैन डू दैट एक्टिविटी बाय ए कोलैबोरेटिव मैनर। एक कोलैबोरेशन हो जिसमें मेडिको, नॉन मेडिको, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और हम टीचर्स के कोलैबोरेशन से हम इस तरह से ग्रास रूट एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रास रूट एक्टिविटी में वी कैन कॉल द डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम प्रैक्टिकल रियलिटी पे जाए, कोई छोटा सा भी कंपेन करवाए, छोटे सा भी प्रोग्राम करवाए, वी नीड द फंड ऑल्सो। तो इस कोलैबोरेशन में स्टेक होल्डर डॉक्टर्स के साथ, हम सब के साथ, हम एनजीओज को भी जोड़ सकते हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्शंस पर काम कर सकते हैं। जैसे HIV या डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर बहुत सारी एनजीओज काम करती है,
बट एडोलसेंट के इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए आई हार्डली नो कि दिल्ली में भी कोई ज़्यादा एनजीओज इसके ऊपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही है. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. तो दिस इज माई परसेप्शन हेयर. आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग कि एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड के साथ साथ ग्रास रूट नॉलेज, ग्रास रूट अवेयरनेस का काम कर सकते हैं. इसमें हम जहाँ तक हो सकता है कि सोशल मीडिया का यूजेस करना, प्रिंट मीडिया हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हम कुछ ऐसा कंपेन करके कुछ ऐसे अपने स्लोगन्स क्रिएट कर सकते हैं जिस स्लोगन्स को हम इजीली एक ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत ही छोटा सा स्लोगन है, चाहे वो ऑटो वाला भी समझ जाएगा, उससे डॉक्टर भी समझ जाएंगे, उससे मैं भी समझ जाऊंगी. इस तरह से हम छोटे छोटे स्लोगन्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे आम लोगों पर इसकी पहुंच को बता सकते हैं. तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दो चीजों का, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब भी हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं या हमारे ही स्टूडेंट बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये बहुत कम क्लैरिटी है आम लोगों को कि कौन कौन से वैक्सीनेशन होने जरूरी है. तो इन सब के साथ जानकारी के साथ हम, मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच कोलैबोरेशन के साथ हम कर सकते हैं. और एक जो मिथ्स होता है आम, जो हम सोसाइटी में सोचते हैं कि नहीं भाई एडोलसेंट गर्ल है, उसका वैक्सीनेशन कैंसर के बचाव के लिए करवाना है, तो वहां पर भी हम थोड़ा से मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन को एक गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से, एक डॉक्टर की मदद से और एक टीचर की मदद से आम लोगों की उस धारणा को चेंज भी करने का प्रयास कर सकते हैं. और मुझे इस तरह के इंटरेक्शन एक प्रयास है जो बढ़ते रहना चाहिए और बहुत हम बढ़िया, हमेशा ही रूबरू मिलते रहें इसके लिए. थैंक यू टू दीपा. थैंक यू. मैम हमारा ना एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी है, इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, और हम एओजीडी की भी एक वो चैप्टर है एडोलेसेंट का, तो वी कैन ऑलवेज डू दिस थिंग. बिल्कुल राइट. So, thank you, Sunita ji, for the nice suggestions. Now, proceeding ahead, we have a panel discussion on the same topic. So, I would invite Dr. Neha. So, Rahul ji, Dr. Neha so Dr. Neha is an additional director and unit head Ops and Gynae, robotic console and laparoscopic surgeon in Fortis Hospital, Noida. So she is our moderator for the panel and she will be introducing all her panelists. So I hand over the stage to Dr. Neha. Dr. Neha, please. Thank you, ma'am, for your kind words and giving me this opportunity. Thank you. I thank Dr. Shivani and Dr. Deepa for this opportunity. Please allow me to share my slides. Somebody else should stop sharing, I believe. राहुल, आप शेयर करना बंद कर दो. Is my screen visible? No. No, Dr. Neha. टाइम पे तुमने बंद कुछ प्लीज बात बोलती रहो ना, आवाज आ रही. Dr. Deepa, Dr. Deepa, my teacher, Dr. Aruna Dhar, is also here to listen to your talk today from CUC. welcome ma'am. Very senior. Yeah. Welcome ma'am. We are so fortunate आपने join किया हमें. हाँ जी सर, आई एम जस्ट एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो मैं अपने टैबलेट से कनेक्ट किया हुआ है. मैं अपने स्लाइड्स ही शेयर ही करने की देख रही हूँ कैसे कर सकते. नहीं तो इतने सीवीज तो ये डिस्प्ले कर सकते हैं राहुल. मैंने एक्चुअली उनके साथ शेयर किया हुआ है अपना.
राहुल के साथ आई शेयर माय फाइनल टॉक। मैं अपने लैपटॉप हाँ से तो शेयर करती हूँ एक्चुअली उससे। हाँ तो If ठीक we है, join फिर from the other. राहुल कैन प्रोसीड आई थिंक। नेहा, हाँ मैम, या तो वो कर ले, अदरवाइज मैं ना मीटिंग रूम से अपने लैपटॉप चार्ज हो गया है, उससे उससे कर लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, यू हाँ, मैं इससे फिर डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ वंस आई लॉग इन। ओके, टेक योर टाइम। आई थिंक अभी किसी ने शेयर किया है राहुल की स्क्रीन, ठीक। Yeah, now it is showing, but I think you have to do full screen. Neha, you have to do full screen. मैम ये शायद राहुल की स्क्रीन है। हाँ तो Okay, राहुल आप इसको फुल स्क्रीन कर दो। so you can carry on, Neha, with the Rahul screen. Yeah, I will just log out from the other device then. Yeah. ये बोलो, आप इधर देख रहे हो, बोल उधर रहे हो। Neha, you can carry on with the Rahul screen. We welcome our Am panel. I audible now? Yeah, Yes, Neha, you please are start audible. करो। हाँ। Okay, so I am glad to be moderating this panel discussion on a very important and a valid topic of adolescent vaccination. And for this panel, I have one of the best experts that anyone can imagine. So I have Dr. Sarita Shyamsundar ma'am. Madam is a professor at Vardhaman Medical College, and she holds a lot of work on preventive oncology and gynae-oncology. And she has a lot of work on HPV vaccination. Can we go to the next slide? Yeah. Welcome, ma'am. Dr. Ajay Kumar, sir, is the president-elect of IAP Delhi. Sir is a very renowned pediatrician, and he's a director of the Muskan Clinic, and very actively involved in all kind of public awareness programs. Welcome, sir. We have Dr. Jyoti Bhaskar. I'm not sure if ma'am could join today. No, Ma'am is Dr. not able to join. Jyoti has not joined, Okay. so we can skip. Yeah, Okay. yeah. Next, we have with us Dr. Daru Gupta. Madam is a professor at ESI Basai Darapur. She is a very, very academically oriented clinician. And welcome, ma'am, to the forum. Thank you, Dr. Neha. We have Dr. Shivani Agarwal with us. Ma'am is she is a senior professor at Kasturba Hospital. Madam has a lot of academic involvement in all AOGD programs, and she has been my teacher also when I was a postgraduate. Welcome, ma'am. Dr. Ashima Dabas, she is a professor at Maulana Azad Medical College, and she has various awards to her credit, and she is an exceptional pediatrician and a great clinician. Thank you, Dr. Ashima, for joining us today. Now, with this, we move on to the fact कि हम ये डिस्कशन जो है अपना पैनल डिस्कशन है, हम एक्चुअली एक कॉमन लैंग्वेज में ही करना चाहेंगे क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं हम। तो अडोलेसेंट जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत लोगों से सुन चुके हैं, 10 से 19 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अडोलेसेंट्स हैं। सो वी आर अ वेरी यंग पॉपुलेशन एंड दैट इज वाई हमारी कंट्री का बहुत पोटेंशियल है। इसीलिए हम अडोलेसेंट हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं और हम हर तरीके इनके इश्यूज को सेटल करना चाहते हैं। वैक्सीनेशन हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसमें। सो नेक्स्ट, सो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अजय सर से
कि क्या की एडोलसेंट वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में रिकमेंडेड है। वैसे तो डॉक्टर आराधना ने बहुत ही अच्छे से हमें सब कुछ डिस्क्राइब किया है, बट फिर भी जस्ट टू एक मे बी एक पॉइंटर की तरह से सर अगर आप बता सकें कि क्या बीमारियां मुख्यतः हमें बचा पाएंगे अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं एडोलसेंट एज ग्रुप को। थैंक यू डॉक्टर नेहा। एक तो सबसे जो ज़रूरी है वो डीटैप वैक्सीन है विच इज़ गिवन आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर्स। बच्चों को जैसे ही 10 साल कंप्लीट होते हैं, इसमें डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टूसिस से बचाव के लिए, डिप्थीरिया होता है गलघोटू, टी जो टेटनस नॉर्मली टेटनस जो हम देखते हैं, और पी पर्टूसिस जो है काली खांसी। इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए एक ही टीका है। इसके अलावा अगर किसी बच्चों को शुरू में जो टीके लगते हैं जैसे एमएमआर और चिकन पॉक्स नहीं लगे हैं बचपन में, क्योंकि चिकन पॉक्स अगर किसी को बचपन में होता है तो बहुत ही माइल्ड सी डिजीज़ होती है, और अगर बड़े होके होती है तो बहुत सीवियर हो सकती है। तो अगर ये टीके नहीं लगे हैं तो ये भी लगवा सकते हैं, क्योंकि एमएमआर वैक्सीन तो गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल नेक्स्ट है, स्लाइड पे चले जाएं राहुल, सॉरी सर। पर चिकन पॉक्स जो है गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि ये अगर उन्होंने टीके अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाए थे तो ये उनको लगवाने चाहिए। इसके अलावा जो है एचपीवी वैक्सीन आजकल ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है, ताकि उनको आने वाली लेडीज़ को जो है सर्विकल कैंसर, जो कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर इन लेडीज़ है, उससे बचाया जा सके। बॉयज़ में भी ये पेनाइल कैंसर और एनल कैंसर, और क्योंकि बॉयज़ के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है इन्फेक्शन, तो ये लेडीज़ को भी बचाएगा, जो उनके फ्यूचर पार्टनर है उनको भी बचाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आजकल जैसे घरों में पेट्स रखने का बहुत अ, एक ट्रेंड हो गया है, तो उनके लिए रेबीज़ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको मेनिंगोकोकल वैक्सीन चाहिए। और इसके अलावा अगर कोल्ड कफ की किसी को प्रॉब्लम रहती है बार-बार, या फिर किसी को डायबिटीज़ है या हार्ट डिज़ीज़ है या अस्थमा है, उनको भी फ्लू वैक्सीन रेगुलरली लेना चाहिए। और बाई चांस किसी को हेपेटाइटिस ए जो वाटर बॉर्न जॉन्डिस है, वो नहीं लगा है, तो वो लगवाना चाहिए। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक पेरेंट आते हैं हमारे पास, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। वो क्लिनिक में आ रहे हैं आपके, और एक छोटी सी अपनी बिटिया को साथ लाए, 11 साल की बेटी है। उनकी डॉटर ने स्कूल में कोई हेल्थ टॉक हुआ था, उसमें पता चला उसको कि भाई कोई वैक्सीन एचपीवी का लग रहा है एंड वो किसी कैंसर से बचा रहा है। सो वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या उनकी बेटी को 11 साल की ऐसा कोई वैक्सीन लगना चाहिए। हमारे जमाने में तो नहीं होता था, अब ये क्या क्या चीज आ गई है। और वो आके पूछते हैं ये चीज। तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए डॉक्टर आशिमा के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे प्लीज राहुल, स्लाइड बढ़ाते रहिए। या सो क्या डॉक्टर आशिमा, ये एचपीवी क्या चीज है वो पूछना चाह रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं क्या कि हमारी इतनी छोटी सी बेटी को लगाने की जरूरत है हमें क्या। तो डॉक्टर आशिमा। यस मैम। सो जैसे डॉक्टर आराधना ने बहुत अच्छे से एचपीवी ऑलरेडी समझाया है। सो हम सबको पता है कि वो एक सिंपल सा एक वायरस है, किसी को भी हो सकता है, पर हाँ सब में सिर्फ इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी बनाए। तो मतलब संक्रमण और इन्फेक्शन या बीमारी में बहुत फर्क है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी को मिल भी जाता है, अगर इन्फेक्शन मिल जाता है, तो उसके बाद इन्फेक्शन से बचाव के लिए हम वैक्सीन जरूर लगाना चाहेंगे। और उसके लिए आई थिंक मैम सरिता मैम आगे ले सकती हैं ये टॉक। हाँ जी। सो जैसा कि डॉक्टर आशिमा ने बताया है, डॉक्टर सरिता मैम आप ऐड करना चाहेंगे कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं और क्या रिस्क है बच्चे को। या सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा एंड सारे टीम जो मुझे इनविटेशन देने के लिए। जो सर्वाइकल कैंसर का टीका है वो इससे ये किस लिए देते हैं टीका, मतलब जो भी टीका हम दे रहे हैं ये इट्स नॉट ये वायरस नहीं है, वायरस लाइक पार्टिकल है। इससे ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये बनता है। तो एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं है ये वायरस, मतलब एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो जैसे ये इंजेक्शन देते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये एंटीबॉडीज जब ये वायरस को एंटर मतलब घुसने से बचाते हैं, उसी लेवल पे एक्ट करते हैं जहाँ पे ये वायरस जब अपने बॉडी में घुस मतलब अंदर एंट्री करने पे वहीं पे रोकती है। जैसे कोविड वायरस था, कोविड वैक्सीन थी। तो अगर आप वैक्सीन लेते हो तो आप ये इन्फेक्शन से बचते हो, क्योंकि जो ये वायरस अपने बॉडी में नहीं आ पाता।
तो इसीलिए ये इस वायरस से काफ़ी ये इंजेक्शन से काफ़ी, वैक्सीन से काफ़ी फायदा है। तो ये देखा गया है, जो देश जिन्होंने ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन चालू कर दी है, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और तकरीबन काफ़ी 140 देशों ने ये ऑलरेडी ये वैक्सीन अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में चालू किया हुआ है। और तो जो देश जो 20 साल 15-20 साल से ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये वो देख रहे हैं कि उनके देश में सर्वाइकल कैंसर और जो प्री कैंसरस चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही कम है, और सर्वाइकल कैंसर तो बिल्कुल ख़त्म है, जिन लड़कियों ने वैक्सीन लिया हुआ है 15-20 साल से, ऑस्ट्रेलिया 15-20 जैसे साल, या जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो ऐसे कंट्रीज़ में बिल्कुल ही बहुत ही कम प्री कैंसर और कैंसर्स मिल रहे हैं। तो इससे काफ़ी एग्जैक्टली बहुत तो फायदा है। जैसा कि मैडम ने बताया कि ये जो वैक्सीन है ये लड़कियों को, हम छोटी लड़कियों को लगा रहे हैं मैम, तो पेरेंट्स ये आपसे पूछ रहे हैं कि अभी उनकी बेटी छोटी है और वो ये वैक्सीन ले लें, अभी उनके बच्चे को रिस्क है क्या, क्योंकि अभी वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई है, या आगे चल के संक्रमण होने का रिस्क होगा? हाँ, तो ये वैक्सीनेशन इस उम्र में क्यों देना है, 9 से 14 साल की उम्र में क्यों देना है, जबकि इन्फेक्शन बाद में हो सकता है? क्योंकि इस उम्र में अगर आप टीका दे तो सबसे अच्छा एंटीबॉडी रेस्पॉन्स इसी उम्र में होता है। आप इतने छोटे बच्चों में हम वैक्सीन देते हैं, हम देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो पूरी बहुत साल तक वो एंटीबॉडीज अच्छे मतलब रहते हैं हमारे बॉडी में, और उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसी तरह अगर आप टीका दें 9 से 14 साल की उम्र में, क्योंकि एंटीबॉडी बहुत अच्छी तरह एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, अगर उसके बाद दे तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उतने अच्छे एंटीबॉडीज नहीं बनते, उतने लेवल के एंटीबॉडीज नहीं बनते, इसीलिए उस उम्र में देना ज़रूरी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर तरु से है, प्लीज राहुल वहीं पे जाइए। एचपीवी वैक्सीन प्रिवेंट कर रहा है क्या, ये कैंसर प्रिवेंट कर रहा है क्या, ये सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही लगना चाहिए डॉक्टर तरु, कि 14 साल का हो गया क्या उसको भी उनको वैक्सीनेट कराना है, कि सिर्फ बिटिया को ही कराना है वैक्सीनेट? थैंक यू डॉक्टर नेहा। सिंस लड़का लड़की दोनों कैरियर होते हैं, एचपीवी के अराउंड 200 स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं। उनमें से हम कैटेगराइज करते हैं, कुछ लो रिस्क होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ हाई रिस्क हैं। तो हाई रिस्क वाले 13 टाइप्स के एचपीवी वायरसेस हैं जो ज़्यादा जिसका एसोसिएशन होता है कैंसर करने से। फीमेल्स में जैसे कैंसर सर्विक्स है, जो बच्चेदानी के मुंह बोलते हैं हम, तो वो मतलब 70% टाइप 16 एंड टाइप 18 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर सर्विक्स। इसके अलावा कुछ अलग वेरिएंट्स भी हैं जो कैंसर सर्विक्स करते हैं। साथ में वेजाइना जो योनि है उसका कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी में वल्वा जो बाहर है एरिया उसका कैंसर हो सकता है, एनल कैनाल है उसका कैंसर कर सकता है, मेल्स में पेनाइल कैंसर कर सकता है, एनल कैनाल कैंसर कर सकता है। साथ में जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं, जो लो रिस्क है वो जेनाइटल वॉर्ट्स कर सकते हैं, लैरिंग्स में मुंह में पेपिलोमेटासिस कर सकता है। तो ये सब चीजें दोनों में कर सकता है, मेल एंड फीमेल। इसलिए वैक्सीनेशन 9 से 14 साल तक के लिए दोनों लड़का एंड लड़की को देना चाहिए, जिससे आगे हम इस कैंसर एचपीवी के कारण जो चेंजेस होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें। और कैंसर वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज, स्टेबल इम्यूनोजेनेसिटी होता है, तो दैट इज वेरी गुड, तो इट शुड बी गिवन। हाँ जी, सो राहुल नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। एचपीवी की मैम, सरिता मैम, ये आप क्या प्लीज बताएंगे कि एचपीवी की क्या क्या वैक्सीन होती हैं, किस कॉस्ट में अवेलेबल हैं ये वैक्सीन? हाँ, तो ये वैक्सीन 3 तरीके के वैक्सीन अभी उपलब्ध है हमारे देश में। एक है गार्डेसिल जो एमएसडी कंपनी है वो बनाता है, और तो उसके 2 टाइप के वैक्सीन है, क्वाड्रीवेलेंट मतलब 4 वायरस के अगेंस्ट है, और एक नोनावेलेंट मतलब 9 वायरस स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है। तो गार्डेसिल 4 और गार्डेसिल 9, गार्डेसिल वो उसमें फ़र्क है, जैसे गार्डेसिल 4 आता है तकरीबन 4,000 रुपए के का, और ये गार्डेसिल 9 अगर आपका एमआरपी देखे तो 10,850 है।
मगर अगर वो कुछ डिस्काउंट, अभी वर्ल्ड कैंसर डे आ रहा है तो कुछ काफ़ी मतलब कंपनी ने कुछ कम किया हुआ है, डिस्काउंटेड रेट्स मिल रहे हैं वैक्सीन के वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर। तो कुछ जैसे आपके डॉक्टर ऑर्डर करें तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और उसके अलावा जो इंडियन वैक्सीन है, जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे उन्होंने बनाया हुआ है, जो सर्वोवैक, दैट इज इंडियन वैक्सीन, उसकी प्राइस है तकरीबन 1500 रुपये पर डोज। तो अगर आपका डॉक्टर ऑर्डर कर, अगर आप मार्केट में जाके खरीदे तो उसका थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर डॉक्टर के पास जाके लें और डॉक्टर ने ऑर्डर किया तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक यू उसके मैम। अलावा अगर कुछ मास प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स भी मिल रहे हैं। मतलब सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जो मतलब जो जैसे रोटरी वगैरह उनके रेट्स काफ़ी मतलब बट इट इज़ ऑफ कोर्स वो उनसे वो दोज आर एंड डोनेशन। ग्रेजुअली हम इसको मैम अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये सबके लिए हाँ काफ़ी कम होगा। फ्रीली यस अवेलेबल हो जाएगा। एंड हाँ, एंड WHO अब ये भी कह रहा है कि एक डोज भी लगवाओ तो आपको एक हर्ड इम्यूनिटी तरह से प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। हाँ तो वो एक अब डोज लगाओ डॉक्टर तो वो शिवानी मैम आपसे ये, सिर्फ एक सॉरी वैक्सीन के मैम लिए कुछ कह है, रहे हैं आप? सिंगल डोज, मतलब सिर्फ गार्डासिल 4 के लिए है सिंगल डोज। इट्स नॉट फॉर दी अदर, दूसरे वैक्सीन के लिए नहीं है। नॉट फॉर दी अदर। 9 to 20 ईयर्स में। थैंक यू मैम। सो शेड्यूल मैं फॉर इसमें बस HPV एक चीज वैक्सीन। ऐड करना चाहता हूँ। अभी हाँ सिंगल जी। डोज पे ना स्टडीज हुई हैं, बट स्टिल नॉट ए रिकमेंडेशन। तो अब इसको ओके, एज रिकमेंडेशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अभी तो सारी डोजेस लगा रही हूँ, लेकिन ग्रेजुअली शायद हम मूव ऑन कर पाएंगे जैसे जैसे एविडेंस आता जाएगा। सो यस व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ HPV वैक्सीन? शिवानी मैम, क्या आप बताएंगे कि कितने डोजेस लगने की जरूरत होती है? हाँ जी, एक्चुअली दिस डिपेंड्स ऑन एज के ऊपर निर्भर है। अगर हम 9 से 14 की उम्र में लगाते हैं, विच इज द आइडियल एज कि जब हमें लगाना चाहिए, तो 2 डोजेस की रिक्वायरमेंट है एट 6 मंथ्स अपार्ट। और अगर हम 15 से 26 साल की उम्र पे लगाते हैं, तब उसके 3 डोजेस लगाते हैं एट 0 मंथ्स एंड 1 to 2 months एंड 6 months अपार्ट। और अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे HIV इन्फेक्शन है या कैंसर है या वटेवर, तो तब भी 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है। So this is the basic schedule of HPV vaccine. हाँ जी, थैंक यू मैम। सो अगर कोई डोज मिस हो जाती है तो फिर क्या, अगर मान लीजिए किसी की पहली डोज लग गई है, दूसरी डोज लेट हो गई है, वो भूल गया या तो कॉलेज चला गया बच्चा? नीड नॉट वरी, जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से जब याद आता है तब लगा लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे राहुल प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो ये हमें रीस्टार्ट करने के लिए पूरा जरूरत नहीं होती है, वी कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट डोज। नेक्स्ट और नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए प्लीज। और ये उसी मतलब ये जरूरी नहीं है जैसे पहले क्या हाँ, डोज लिया था, कौन सा true. वाला लिया था, अगर याद नहीं है तो जो भी है अवेलेबल उस टाइम ले सकते हैं। अब मैम तो ये इट्स नॉट तरु मैम, ये नेसेसरी जो टू कपल आए, रीस्टार्ट पूरा। सॉरी मैम कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मतलब उस वैक्सीन, मान लो अगर गार्डेसिल 9 पहले लिया हुआ है और अभी आए हैं तो वो जो मतलब वो कंप्लीट कर सकते हैं, या गार्डेसिल 4 लिया हुआ है एंड गार्डेसिल 9 लेना है तो उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो तरु मैम, आप बताएंगे कि ये कपल पूछ रहा है अभी आपसे कि 45 इयर्स के फादर हैं एंड जो उनकी वाइफ है 40 की है, हो गई हैं, क्या उनको भी वैक्सीन लगा लेना चाहिए क्या? क्योंकि अब जब डर है भाई, कैंसर से तो सबको ही बचना है, तो सिर्फ बच्चों को क्यों, अपने को भी बचाना चाह रहे हैं वो लोग। हाँ जी, तो बेसिकली द गाइडलाइंस से दैट हम 45 इयर्स की एज तक हम इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ कैरियर्स होते हैं। जैसे हमने बताया HPV इन्फेक्शन बहुत प्रेवलेंट है, मतलब 90% लोगों का इन्फेक्शन होगा वंस इन लाइफ टाइम, बट यूजुअली ये 2 साल के अंदर क्लियर ऑफ हो जाता है। और एक स्ट्रेन जो मोनोगेमस रिलेशनशिप में यूजुअली एक आध स्ट्रेन से ही इन्फेक्शन होता है। तो वैक्सीन में जो 8 टोटल 9 ऐसे नैनो वेलेंटर्स में 9 स्ट्रेन्स हैं, तो जिससे इन्फेक्शन नहीं, एक्सपोजर हो गया
तो उससे तो बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी, लेकिन इतनी सस्टेन्ड इम्यूनिटी नहीं बनती। पर बाकी जिससे इन्फेक्शन एक्सपोजर ही नहीं हुआ, उससे तो वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, है ना। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज ऑलवेज एडवोकेटेड टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ में है कि स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। जो हमें स्क्रीनिंग कराना है इस सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को, हमारी गाइडलाइंस कहती हैं 30 साल के बाद आपको पेप्समेयर कराना है, HPV DNA टेस्ट है। आप इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें जाके, गवर्नमेंट और प्राइवेट वॉटेवर, मतलब डॉक्टर से आपको जरूर मिलना है। कम से कम 35 एंड 45 दो उम्र में जाके आपको अपना सर्विक्स का एग्जामिनेशन, पैप टेस्ट जो भी है, स्क्रीनिंग कराना अत्यधिक आवश्यक है। एग्जैक्टली मैम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इस माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आपको डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही है, लेकिन स्क्रीनिंग आपको वैक्सीन लेने के बावजूद, चाहे आपने कितना भी महंगा वैक्सीन लगाया है, चाहे सारी डोजेज करिए, फिर भी अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना एंड आपके स्क्रीनिंग टेस्ट आगे कराते जाना जरूरी है। 45 इयर्स की एज तक भी ये लगवाया जा सकता है, खासतौर पे जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे प्लीज राहुल। ये शिवानी मैम आप बताएंगे क्या कि किसी को ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, या HPV नहीं लगाना चाहिए, या क्या मतलब किस समय में किसी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लाइफ में इंसान को नहीं अलाउड है? हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, बट हाँ, अगर प्रीवियस HPV वैक्सीन में अगर उनको बहुत कोई सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, देन दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस। एंड हिस्ट्री ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टू ईस्ट, ऐसा कहा जाता है लिटरेचर में, और प्रेगनेंसी, इट शुड बी अवॉइडेड, although in animal studies it has been found to be safe. And of course, if there is a moderate or severe acute illness, then one should avoid this immediately. Am I audible? Yes, yes. समझ आए वो ये कि अगर मान लीजिए कोई 18 ईयर ओल्ड लड़की आ रही है जो जिसकी नई नई शादी हुई है और वो आपसे पूछ रही है HPV वैक्सीनेशन उसको कराना I think चाहिए, तो Neha, हम there पता कर लेंगे कि वो, या फिर उसे गाइड करेंगे कि कोर्स पूरा करने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करें, या बीच में लग गई है कोई डोज तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में हार्म करेगा। सो इफ वी टेक द वैक्सीन अर्ली, अगर जल्दी लग गया है वैक्सीन, जैसे 11 साल की 12 साल की लड़की ने लगाया डॉक्टर तरु, तो क्या बूस्टर की जरूरत पड़ने वाली है क्या? अब भाई हम पढ़ाई कर रही है, अभी तो स्कूल में ही है, हमने वैक्सीन लगा ली, अच्छी इम्यूनिटी हो गई, बट क्या हमें बूस्टर लगाना है जैसे हम और वैक्सीन को लगाने को कह रहे हैं? और क्या ये भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि कल को 25 साल बाद जब वो इन रिलेशनशिप में आएगी, शादी होगी, तब उसको फिर से इसके लिए बूस्टर चाहिए? अभी तक वैक्सीन को मार्केट में आए मतलब प्रिटी लॉन्ग टाइम हो गया, इट इज ऑलरेडी 15-20 ईयर्स, एंड कुछ कंट्रीज में तो इनफैक्ट इरेडिकेशन भी हो गया कैंसर सर्विक्स का। सो इट इज सेड दैट इफ यू हैव रिसीव्ड द वैक्सीनेशन एज पर recommendations, we have a stable and long immunity, so there is no need of booster as of now. कोई भी गाइडलाइंस, मतलब अभी हमारी कोई गाइडलाइंस नहीं बोलती कि किसी बूस्टर की आवश्यकता है। आपने 15 ईयर्स से कम यदि 2 वैक्सीनेशन 2 डोजेस ले रखे हैं, एंड 15 के अबव आपने 3 डोजेस लिया है 0 to 6 पे, तो फिर आपका बूस्ट, मतलब जो स्टडीज हैं उसमें आपकी बॉडी में स्टेबल एंड गुड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज परसिस्ट करती हैं, आपको बूस्टर की आवश्यकता नहीं है। परफेक्ट मैम, तो बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जैसे आप बच्चे को एक जेवर कम दे, महंगा वैक्सीन लगा रहे हैं तो, लेकिन उसको HPV का वैक्सीन जरूर लगवा दें। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, इट इज अ प्रोटेक्शन यू आर ऑफरिंग योर चाइल्ड। सो ये सरिता मैम, ये कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन? क्या कोई न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या? हमें इसमें क्या, कैसे हम इससे और इम्प्रूव कर रहे हैं क्या? कुछ ऐसा भी है क्या मैम? तो ये जैसे मैंने बताया कि इफेक्टिवनेस तो ये बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है वैक्सीन, क्योंकि जो पॉपुलेशंस जो ऑलरेडी जिनको वैक्सीनेशन चल रहे हैं सालों सालों साल से, 15-20 साल से, उन देश में तो सर्वाइकल प्री कैंसर और कैंसर तो बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं। तो इसीलिए तो इसका इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है।
apart from vaccination, of course, screening is also important. तो ये नए वैक्सीन्स क्या है ना, एक तो जो है, जो मैंने बताया कि WHO ने ये देखा है कि अगर कोई डोज मिस हुआ है, मतलब पहले तो दो डोज दे रहे थे, किस किस कोई देश में अगर ये ट्रायल्स चल रहे थे और बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये ट्रायल्स बंद हो गए, तो कुछ कई लड़कियां हैं जिनको एक ही डोज मिला है, पर ये एक डोज से भी देखा गया है कि काफ़ी अच्छा एंटीबॉडी लेवल उनमें भी है। तो इसीलिए WHO ने और भी स्टडीज़ हुए हैं, तो WHO ने देखा है कि ये इवन एक डोज से भी काफ़ी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इवन सिंगल डोज, बट दैट इज़ ओनली फॉर सर्टेन वैक्सीन, ये नहीं कि सारे जो भी वैक्सीन आ रहा है उसका सिंगल डोज अभी तक उसका डेटा नहीं है। सिर्फ गार्डासिल 4 जो है, क्योंकि वो काफ़ी साल से है, तकरीबन 20 साल से वो गार्डासिल 4 है और उसके रिगार्डिंग डेटा है। अब ये हमारा जो इंडियन वैक्सीन है उसके भी सिंगल डोज की ट्रायल अभी जस्ट चालू हुई है, तो उसमें अभी 2-3 साल लगेंगे उसका जो हमें रिजल्ट क्या आएगा उसको पता लगने के लिए। थैंक यू बट मैम। सो ये उम्मीद है कि विद दिस सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम HPV वैक्सीनेशन और आगे बढ़ाएंगे, और इंडिया भी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इरेडिकेट कर लिया है सर्वाइकल कैंसर, हम भी इरेडिकेट कर पाएंगे कुछ समय बाद। सो ये सेफ है शिवानी मैम कि कुछ लोगों को हेजिटेंसी होती है कि लगवाएं, क्या ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करेगा? और एक और बड़ी मिथ जो अक्सर Yeah, को it होती है कि क्या ये सारे कैंसर से बचा रहा है, क्या ब्रेस्ट कैंसर और सारे और अगेंस्ट? Yeah, it is highly safe. This vaccine is highly safe, and immunogenicity is high. The only side effects that are there are very mild local redness, pain or swelling or slight malaise, fever, nausea, and that is it. No other, please do not, कोई भी ये ना समझे कि इसका कोई भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसे तो हर एक इंजेक्शन से होते हैं और इसका कोई खास ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, ये बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है। मसल में लगाते हैं हम लोग, बाजू में इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है। और सो इस हम ये नेशनल शेड्यूल में कहाँ पे अवेलेबल है? क्या ये अवेलेबल है डॉक्टर आशिमा? डॉक्टर आशिमा? हाँ जी मैम। सो जैसे कि अभी शुरू में हमने बताया कि सर्वरिक अभी तो रोल आउट नहीं हुआ है कम्प्लीटली, कुछ ही स्टेट्स में रोल आउट हुआ है, और उसमें भी जितना हमारा एक्सपीरियंस आ रहा है उसके अंदर अभी तक कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया है, सेफली लगाया गया है। बस जो हमें ज्यादा जरूरत है वो है कि जब हम ये वैक्सीनेशन ड्राइव्स करते हैं उन स्टेट्स में, तो स्कूल्स में अगर कर रहे हैं तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, इन सबको बताकर ही करा जाए, वरना बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज्यादा बच्चों में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि हमें क्यों लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो आई थिंक द वे टू टेक इट फॉरवर्ड, जैसे स्टेक होल्डर मीटिंग में मैडम ने बताया था कि सबको साथ में लेकर ही चलना, तभी आगे फर्दर स्टेट्स में रोल आउट करना है। फिलहाल दिल्ली में नहीं है ये गवर्नमेंट शेड्यूल में। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो अब अजय सर क्या आप बताएंगे कि ये जो 11 साल की लड़की आई है, अभी पेरेंट्स को लग रहा है कि HPV तो हमने इतना सारा नॉलेज पता चल गई, हम लगवा रहे हैं वैक्सीन, बट क्या और भी कुछ वैक्सीन लगाना तो नहीं रह जाएगा इसके बाद? नहीं, इसके अलावा आप उसका रेगुलर वाला स्केड्यूल चेक करें कि उसका जो पहले कोई वैक्सीन रिकॉर्ड है उसके पास, तो सर स्पेशली वो एक तो तो मिल नहीं रहा है घर पे। है ना। हाँ जी। सर वो तो घर एक पे नहीं मिल रहा है, वो कार्ड कहीं खो गया है। हाँ, तो एटलीस्ट 10 इयर्स वाला डीटैप लगा दिया जाए, और जी दूसरा सर। अगर कोई पेट्स हैं घर पे तो उसको फिर रेबीज प्री एक्सपोजर दे दिया जाए। अच्छा सर, वो उस पे हम अभी आते हैं। तो टीडैप हम बूस्ट्रिक्स का, सर ये बूस्ट्रिक्स वाला ही लगेगा, कुछ और लगेगा? इसमें दो अवेलेबल हैं, वन इज बूस्ट्रिक्स, अदर वन इज एडर्सेल बाय सनोफी। ओके, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो सिमिलर। एनी ऑफ दीज कैन बी यूज्ड। अगर बच्चे का पहले का वैक्सीन स्केड्यूल कंप्लीट है जी, तो तो सर हम ये HPV दिस वैक्सीन जो मदर विल लगवा रही है प्रोटेक्ट अभी, अगेंस्ट टेटनस फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स आल्सो। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग लोकेशन, अलग अलग साइट पे इकट्ठे लग सकते हैं, सेफ है? हाँ हाँ, दे सकते हैं।
सिर्फ ये कि जब भी हम एचपीवी वैक्सीन करते हैं तो उनको 10 मिनट ऑब्जर्वेशन के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं क्लिनिक। डॉक्टर नूतन जी प्लीज डॉक्टर म्यूट। डॉक्टर नूतन गुप्ता प्लीज म्यूट म्यूट कर ले। योरसेल्फ। राहुल आप बाकी सबको म्यूट कर दीजिए पैनलिस्ट के सिवा। जो पैनलिस्ट है प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। राहुल सब पैनल हाँ जी ठीक है सर, तो आपने बताया कि हम वैक्सीन इकट्ठे ले सकते हैं, यस इट कैन बी टेकन। नेक्स्ट पे चलेंगे राहुल प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए प्लीज राहुल। सो नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर आशिमा आपसे पूछ रहे हैं। एक मिस शीनू आई है, वो कॉलेज शी इज वेरी एक्साइटेड। सो अब वो वहां से कॉलेज से एक मेडिकल फिटनेस का कुछ कागज मांगा गया है। प्लीज वापस चलिए राहुल प्लीज, इससे पहले वाले स्लाइड पे। तो उन्होंने पूछा है कि फिटनेस का एक पेपर मिला है जिसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल लेके जाना है। तो उनको ध्यान नहीं है कि उन्होंने जब गूगल पे चेक किया इंटरनेट पे तो उनको लगा कि शायद एमएमआर का वैक्सीन होना चाहिए उनके पास। तो शी डजंट रिकॉल कि एमएमआर का वैक्सीन लगा है कि नहीं। तो डॉक्टर आशिमा आपसे पूछ रहे हैं पेशेंट क्या करना चाहिए। सो मैम इसके दो तरीके हैं करने के लिए। तो अगर वो पहले मैं इंटरनेशनल जो थोड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उनकी बात बताऊंगी। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं हॉस्टल्स में, स्पेशली अमेरिकन हॉस्टल मतलब इंडिया के बाहर, उसमें एमएमआर वैक्सीनेशन का उन्हें प्रूफ चाहिए। तो एज अ क्लिनिशियन जैसे हम लोग हैं, अगर हमें ये डॉक्यूमेंट करना है कि उन्हें एमएमआर नहीं याद आ रहा पर मिला होगा या नहीं मिला होगा, तो बेहतर रहेगा कि हम उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, जो बहुत सिंपल टेस्ट है, मतलब ठीक ठाक लैब में आजकल हो जाता है। अगर उसमें एक कट ऑफ के ऊपर के लेवल्स हमें मिल रहे हैं तो हम एटलीस्ट इतना सर्टिफाई कर सकते हैं एज डॉक्टर्स कि शी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, मतलब मीजल्स मम्स और रुबेला के अगेंस्ट उनकी प्रोटेक्शन है। अगर हमें तो ये उसमें जो टेस्ट है बॉर्डरलाइन ये सिर्फ रुबेला के अगेंस्ट करते हैं चेक डॉक्टर आशिमा की? मैम एंटी मम्स एंड एंटी मीजल्स एंटीबॉडी भी एस्टिमेट हो जाती हैं, प्राइवेट में ओके तो आराम से ही हो जाती है। रिसर्च लैब में मेडिकल कॉलेज वगैरह में फिलहाल ये टेस्ट ऐसे अवेलेबल नहीं है, फ्री वॉक इन टेस्ट नहीं है, तो स्पेशल टेस्ट है डेफिनेटली। ओके बट हाँ, जहाँ पे ये टेस्ट की सुविधा नहीं है, किसी और मतलब छोटे शहर का कोई पेशेंट है जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है ये वाले टेस्ट कराने में, तो उसमें अगर आप एक टॉप अप एमएमआर मतलब अडोलेसेंट एक कैचअप डोज की तरह अगर आप अडोलेसेंट्स में देंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं देखा गया है। रीजन, हमारा जो नेशनल शेड्यूल है उसमें एमएमआर हम बोलते हैं एक डोज काफी है, पर अब काफी डेटा आ रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि सिंगल डोज एमएमआर, मतलब ये खसरे का टीका जो हमने सुना है वो है, खसरे का टीका पहले तो हम सिर्फ एक ही बार लगाते थे, धीरे धीरे गाइडलाइन सरकार ने बदली है कि खसरे को 2 बार करना जरूरी है, और जब वो 2 बार लगा रहे हैं तो रुबेला भी साथ में लगेगा। इसका जो हमने जो जितनी भी बच्चों में स्टडीज देखी गई उसमें हमने ये देखा पाया गया कि 15-16 साल तक जाते जाते रुबेला के टाइटर्स काफी कम हो जाते हैं, मम्स के भी टाइटर्स कम हो जाते हैं। और सरकारी शेड्यूल में दिल्ली में मम्स मिलता है, पर ऑल ओवर इंडिया मम्स नहीं है सरकारी शेड्यूल में, बहुत कम स्टेट्स में है। तो ऐसे में अगर आपको मतलब डाउट है कि है या नहीं है, और क्योंकि ये तीनों ही बीमारियां ऐसी है कि आने वाले जब वो बच्ची माँ बनेगी तो उसमें नवजात शिशु के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होनी जरूरी है, तो उसमें आप एक कैचअप एमएमआर डोज एज बूस्टर डोज एडोलेसेंस में लगा सकते हैं। तो क्या कुछ पर हाँ, एहतियात रखना है, कुछ चेक भी करना है हाँ कि सबको लगा सकते हैं कि आप कुछ? हाँ मैम, तो बस यही लास्ट चीज बताऊंगी कि एमएमआर आप याद रखिए, जैसे शुरू में एचपीवी के पार्टिकल्स की बात हो रही थी ना कि वैक्सीन कैसे बनी, तो ये जिंदा वायरस को मार के वैक्सीन बनाई हुई जैसी वैक्सीन होती है, तो थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। प्लस ये वैक्सीन कभी भी अगर माँ गर्भावस्था प्लान भी करने वाली है तो उसके पहले ही नहीं देनी। तो मतलब हम ये बोलते हैं अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो इंश्योर करिए कि प्रेगनेंसी जल्दी ना हो। और ये हमें ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट वाली एज या शादी होगी तब बताया जाए, पर मेरे हिसाब से बेटर है एज क्लिनिशियन या जैसे आप मतलब हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप ये बिल्कुल क्लियरली बताया जाए कि वैक्सीन लगने के बाद प्रेगनेंसी हर हालत में अवॉइड होनी चाहिए, कम से कम 1 महीने तक का तो हम जरूर बोलें।
प्लस क्योंकि लाइव वैक्सीन है तो कुछ कुछ और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद हल्का फीवर आना, थोड़ा थोड़ा उसके बाद माइल्ड सी इलनेस होना, ये सब हो सकता है। तो जिसको बहुत अक्यूट बीमारी है या एक्टिव इन्फेक्शन है या अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके किसी लंबी बीमारी के बाद आया, उसमें हम ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीन काम ही नहीं करेगी और शायद साइड इफेक्ट ज्यादा कर दे। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू डॉक्टर आशिमा। सो नेक्स्ट डॉक्टर अजय सर, आप ये बताएंगे कि 13 साल से ये चिकन पॉक्स का वैक्सीन हमने अभी डिस्कस किया, डॉक्टर राधना ने भी किया, सर आपने भी बताया, तो ये इसका क्या रोल है, कब रोल है एडोलेसेंट में हमारे? वो 80% बच्चों का वैक्सीनेशन जो शुरू में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चिकन पॉक्स वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई भी आपको एडोलेसेंट आके बताता है कि उसके वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगे, तो मोस्ट लाइकली उस बच्चे को चिकन पॉक्स वैक्सीन नहीं मिला है। क्योंकि और दूसरा आप उससे पूछ सकते हैं इसको कभी माता हुई थी या नहीं हुई थी उसके पेरेंट्स से, एंड अगर बचपन में उसको चिकन पॉक्स नहीं निकला है और उसको ये वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी एज में आके ये काफ़ी सिवियर हो सकता है, इवन निशान भी छोड़ सकता है या कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया वगैरह भी हो सकते हैं। इसमें 2 टीके लगते हैं मिनिमम 4 to 6 वीक्स अपार्ट, एंड इसमें नॉर्मली फीवर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर कोई भी बीमारी है जिसमें कि इम्यून सिस्टम अफेक्टेड है, लाइक HIV और एड्स, या कोई कैंसर का इलाज चल रहा है जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, उसमें नहीं देना चाहिए। इस वैक्सीन के लगने के बाद 3 महीने प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए। या आपको लगता है कि कोई चीज़ से एलर्जी है, अगर 1 डोज़ देने से एलर्जी होती है, तो फिर सेकंड डोज़ नहीं देना चाहिए। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन एंड विद मिनिमम ऑफ साइड इफेक्ट्स। दैट्स थैंक यू सर। तो अब तरु मैम आपसे मिसेस सिंह पूछ रहे हैं कि उनका बेटा उनकी ना 14-year-old डॉटर है, अभी उसको डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए दांत में कीड़ा लग गया था, वहां पे डेंटिस्ट के पास गई, वहां पे दांत चेक कराया तो पता चला कि उन्होंने रैंडम शुगर चेक किया तो वो 300-400 के करीब आया, तो पता चला कि बच्चे को तो डायबिटीज है। तो अब वो मदर बड़ी घबराई हुई है और बच्चे को बार बार बुखार फ्लू भी होता रहता है, तो उन्होंने रेडियो पे सुना कि भाई बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए फ्लू वैक्सीन लगना चाहिए। तो क्या डॉक्टर तरु आप बताएंगे कि क्या इनके बच्चे को लगा सकते हैं, शुड शी टेक द वैक्सीन? हाँ, तो जैसे ना कि फ्लू वैक्सीन है, ये वैक्सीन बेसिकली इस बच्चे को डायबिटीज है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, और इसमें बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, तो ऐसे बच्चों को फ्लू शॉट्स लगना जरूरी है। पर यही है कि फ्लू शॉट एवरी ईयर लगेगा, बिकॉज वो म्यूटेशन हो जाता है वायरस का, तो स्ट्रेन बदल जाती है। सिमिलरली जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जिनको मरीजों से एक्सपोजर रहेगा, तो हम सबको हमेशा हर, जैसे मैं खुद भी पर्सनली एवरी ईयर अपना फ्लू शॉट लगाते ही हैं, तो ये जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको तो अपना फ्लू शॉट लगाना ही है। जो पेशेंट जो इम्यूनोस्टेरॉइड्स पे है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, HIV पेशेंट है, तो इन सब में फ्लू शॉट लेना एनुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, थैंक यू मैम। और हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जो मोट 65 साल से ऊपर हैं या कोई क्रोनिक इलनेस से सफर करें, उनको भी हम लगाएंगे ये फ्लू वैक्सीन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अजय सर आपके लिए है कि अडोलेसेंट कुछ स्पेशल नीड्स वाले, जैसे हम बीमारों की बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं, जैसे कि इस बच्चे को अभी डायबिटीज डायग्नोज हो गया, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो हमारे मान लीजिए कैंसर से लड़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक ध्यान रखना है, कुछ एडिशनल वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है, या क्या कर सकते हैं? उनमें ना एक तो जो जिनका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा भी सप्रेस्ड है, या जो स्टेरॉइड्स पे हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स पे हैं, उनको लाइव वैक्सीन नहीं देना चाहिए। और उनको फ्लू वैक्सीन बहुत ज़रूरी है उनको देने के लिए। और साथ में कई बार कुछ जिनको भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रही होती है, उनमें वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी कम रहती है, तो कई बार हमें उनको डबल डोज में भी देना पड़ता है। तो बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि लाइव वैक्सीन नहीं देना है, और जो रेगुलर वैक्सीन है वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज में देना पड़ सकता है। बिल्कुल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की वैक्सीन अवेलेबल होती है फार्मेसी पे, और आजकल तो सारे 1 mg और सबसे भी इंसान मंगा सकता है, लेकिन वैक्सीन डॉक्टर की जानकारी के बिना या अपने कंसल्टेंट डॉक्टर जिससे भी आपके बच्चे का इलाज चल रहा है, आपका इलाज चल रहा है, उसकी गाइडेंस के बिना बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
ऐसे नहीं है कि हमने बस पढ़ लिया और हमने लगा लिया, क्योंकि उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस या उनको क्या डोजेज है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट डॉक्टर आशमा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, कि मिस्टर ऋत्विक है, ये 18 साल के हो गए हैं, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं अफ्रीका में। तो उनकी ट्रैवल एजेंसी से इन्हें बोला है कि भाई इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करिए आप अपना, वो सारा आपको कार्ड वार्ड जमा करना है। तो मैडम आप प्लीज बताइए कि क्या कोई खास वैक्सीन मेनिंगोकोकस का उसको समझ आया शायद बच्चे को, कि ये वैक्सीन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको लगी है कि नहीं। सो मैम, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया, ये सारी स्पेशल वैक्सीन हैं जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन में नहीं लगी होगी। तो अगर उसके पास कार्ड नहीं है, उसके पास कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेनिंगोकोकल डेफिनेटली नहीं लगी है। और जब भी ऐसी किसी कंट्री में जाए, तो अफ्रीका बहुत बहुत बड़ी जगह है। जनरली ऐसी कंट्रीज में वीजा रिक्वायरमेंट पे ही वो आपको एडवाइजरी में बताते हैं कि ये वैक्सीन होनी जरूरी है। तो मेनिंगोकोकल्स के एडिशन में तो यहाँ पे शायद येलो फीवर भी लगेगी। येलो फीवर भी लगेगा। और तो ऐसे में ना, मतलब इधर उधर पूछना भटकने से बेटर है जो लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू ऑन द पासपोर्ट साइट या बिफोर विजिटिंग जरूर चेक कर लिया जाए। अगर वहाँ का डॉक्टर या वहाँ की ट्रैवल एजेंसी बोल रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेनिंगोकोकल भी लगेगा, क्योंकि इन देशों में ये वाली वैक्सीन ऑलमोस्ट लाइक एपिडेमिक या एंडेमिक होती है। यहाँ पे अगर आप पूछेंगे मेनिंगोकोकल लगनी या नहीं लगनी, तो हाँ, एक तर्क ये हो सकता है कि अगर वो उस बच्चे को कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि मेनिंगोकोकल उसको 99% होना नहीं चाहिए इन्फेक्शन। बट क्योंकि वो हाई रिस्क एरिया है, उसके लिए अगर कोई एडवाइजरी की तरह से अगर वो बोला जा रहा है, तो लगवा लेनी चाहिए। पर जैसे आपने बोला बिल्कुल मैम, कि मेनिंगोकोकल भी 2 तरीके की हैं, अलग डोजिंग शेड्यूल है, उसका कैचअप है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स ना, फ्लाइट बुक होने हो गई, टिकट बुक हो गई, उसके 2-3 दिन पहले अगर आप ढूंढने आएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। वी इवन डॉक्टर्स कांट हेल्प यू। जब एडिक्वेट प्रोटेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाएंगे कि आप इम्यूनाइज है ट्रैवल के लिए। तो ये सब चीजें एहतियात के तौर पे पहले ही चेक कर लिया जाए। थैंक यू। बहुत इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, तो टेक द रेबीज वैक्सीन प्री एक्सपोजर। यू Yes, आर sir. गेटिंग एक्सपोज्ड टू द एनिमल्स। Very useful. In addition to yellow fever and all this, yes. डॉक्टर आशमा आपके लिए, आप ही के लिए विहान है, उसका रिसेंटली उसको एक पप गिफ्ट किया उसके फादर ने उसके 11th बर्थडे पे। तो विहान हैज बीन गिफ्टेड अ पप एंड अब उसको पेट पेरेंट के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो गई है। और आजकल तो ये बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, जो कुछ जगह पे कुछ सोसाइटी में कैचअप हो रहा है। तो क्या क्या कुछ कोई रेबीज वैक्सीनेशन का कहीं कुछ उसके किसी फ्रेंड के पास भी है, तो उसने शायद वैक्सीन भी लगाया, तो इसने बोला अपने पेरेंट्स को। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए सर। एक तो पपी को ना फर्स्ट 3 मंथ्स एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगते हैं, तो दे कैन ऑलवेज ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। दूसरा, अगर किसी को डॉग बाइट या एनिमल बाइट होता है, तो जो रेगुलर स्केड्यूल होता है उसमें एक तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ता है अगर सीवियर बाइट है, और साथ में 5 डोजेज ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन देना पड़ता है। तो उस सब से बचाने के लिए हम पूरी फैमिली को, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, पर पेरेंट्स को भी ना एंटी रेबीज वैक्सीन एज प्री एक्सपोजर दे सकते हैं। जो इंडियन गाइडलाइंस हैं उसमें 3 डोजेज रिकमेंडेड हैं, 0, 7। थर्ड डोज कैन बी गिवन आइदर ऑन 21 और 28th डे, जबकि WHO सिर्फ 2 ही डोज रिकमेंड करता है। बट एज इन इंडिया वी फॉलो द इंडियन गाइडलाइंस। एंड ये एक बार अगर दे दिया, तो एक तो 3 महीने तक उसको एंटी रेबीज वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और बाई चांस उसके बाद भी अगर डॉग बाइट होता है, तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत नहीं है। ओनली 2 डोजेज विल बी रिक्वायर्ड लाइफ टाइम, डे 0 एंड डे 3। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है साइट ऑफ बाइट पे ही दिया जाता है। अगर हाथ पे काटा है तो हाथ पे ही देना पड़ेगा, विच कैन बी वेरी पेनफुल। सर तो मतलब दिस इज सेफ क्योंकि छोटे बच्चे को लगाना है, मतलब दिस इज रेबीज का सच वैक्सीन जैसे अब वैक्सीन। काट लिया तब तो हम जान बचाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे काटा नहीं है फिर भी हम लगा रहे हैं। This is such a safe vaccine, can be given even to pregnant ladies. प्रेग्नेंट तो लेडीज, ट्रू, बिल्कुल सर। it can be given to anyone. अगर किसी को बाई चांस रिएक्शन भी होता है, तो उसको भी हॉस्पिटल में रख के देना ही पड़ेगा। जी सर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे राहुल प्लीज। तो ये एक
CDC के वेबसाइट से इसमें कुछ भी दिखने नहीं वाला किसी को, मुझे लगता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो स्मॉल। बट सिर्फ ये है कि ये आप वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जा सकते हैं, CDC के इम्यूनाइजेशन क्या क्या चीज़ों का अवेलेबल है एज के हिसाब से वहाँ पे मेंशन्ड है। एंड तो कोई भी, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस फोरम है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप WHO, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इस तरह के वेबसाइट्स पे जाके उन इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन और जो क्वेरीज हो फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ये हम सबको करना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे प्लीज राहुल। हाँ, तो एक बिफोर वी कंक्लूड दिस पैनल, मैं अपने सारे ही पैनलिस्ट जो जो मुझे पता है, मैं जानती हूँ उन सभी को पर्सनली एंड दे आर ऑल एक्सपर्ट्स, तो उन सबसे एक टेक होम मैसेज मैं मांगना चाहूंगी। तो प्लीज आप बताएंगे क्या? सरिता मैम, आपसे शुरू करें क्या प्लीज? सरिता मैम। हाँ हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पैनल था नेहा, और काफ़ी बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने पूछे, और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जनरली पेरेंट्स के माइंड में आते हैं। तो HPV वैक्सीन, यस, काफ़ी अभी तो काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, तो इसमें आपको कोई इसमें डाउट नहीं है। इवन कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, मतलब रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड्स में भी, कि ये वैक्सीन लगाना भी चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल ये लगाना ज़रूरी है, और बिल्कुल भी सेफ है ये वैक्सीन। सो इन दिस वर्ल्ड कैंसर डे, दिस इज़, मैं फॉक्सी गायनी ऑन्कोलॉजी की तरफ से, कमेटी की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये हमारा फॉक्सी जो ऑल इंडिया गायनी एसोसिएशन है, उनका इस साल का ये कैंपेन है, 2 टीके ज़िंदगी के। तो ये आप अगर अपनी बेटी को ये 2 टीके देते हैं, तो आप पूरे जिंदगी के का इसका तोहफा या गिफ्ट आप पूरी जिंदगी के दे रहे हैं। तो डू नॉट हेजिटेट एंड लेट्स वैक्सीनेट। थैंक यू मैम। डॉक्टर अजय सर, आप डॉक्टर तारू मैम, आप बताइए प्लीज, आपका टेक होम मैसेज, कोई स्पेसिफिक, कोई वन लाइन, कोई स्लोगन, कोई Very well चीज। organized and questions were very interesting and very practical. I would like to say that WHO का हमारा जो रोड मैप है for cervical cancer elimination, there is a call 90-70-90. तो उसमें जो first 90 is that कि हमें हमारी 90% of adolescent को vaccinate करना है by the age of 15. Then 70 is we have to screen the patients at the age of 35 and 45. And then again 90 is that जिसको भी सर्वाइकल डिजीज है उसे हमें 90% ट्रीटमेंट देना है। सो इस फोरम के माध्यम से हमने ट्राई किया है कि वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन। तो हर पेशेंट्स को, पेरेंट्स को, अपनी डॉटर्स को, अपनी सिस्टर्स को वैक्सीनेट करना है। 9 से 15 साल, नहीं तो 26 साल तक, और 45 ईयर्स तक हमें वैक्सीनेशन देना है। उसमें नहीं हिचकना। इट इज़ वेरी सेफ वैक्सीन एंड सून दिस विल बी इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द कंट्री ऑल्सो। इनफैक्ट जैसे मैं तो ESI हॉस्पिटल में हूँ, तो हमारे इसमें RC में अवेलेबल है, गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट इज फ्रीली अवेलेबल। सो वी आर वेरी नाइस गिविंग टू द मैम, पेशेंट्स। बहुत अच्छी बात है। तो अजय सर, आप बताइए सर, आपके क्या कोई 2 लाइनें? मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और मिशन है, 0 रेबीज डेथ्स बाय 2030। वाओ। तो ये, तो क्योंकि अभी भी वर्ल्ड ओवर में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा रेबीज से डेथ होती हैं, एंड इट कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वी आर वर्किंग हार्ड टू गेट इट डन इन द नेशनल स्केड्यूल। तो रेबीज वैक्सीन, स्पेशली अगर आपके घर में पेट्स हैं या आपके आसपास में डॉग्स हैं, तो आपको रेबीज वैक्सीन प्री एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू सर। शिवानी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके हाँ, टिप्स। हमने एक्चुअली हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया है, नथिंग लेफ्ट बट एक चीज जो मुझे लगती है कि हम यहाँ तो वी आर टॉकिंग, बट पब्लिक अवेयरनेस needs to be, I request Dr. Sarita by means of Foxy and by her post, by being a chairperson there, I sincerely feel that there should be some methodology to increase the public awareness for HPV vaccines. And there are certain myths, लोगों को बहुत myths हैं, लोग ये सोचते हैं कि उससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, कुछ कुछ कभी कभी आर्टिकल्स आ जाते हैं कहीं कहीं।
So these should be, I mean, it should be sorted out and public awareness should be increased. थैंक यू मैम. सो अब डॉक्टर आशिमा, आप ने हमारे सारे ट्रैवलर वाले बाहर जाने वाले बच्चों को तो बहुत सही गाइडेंस दी है. प्लीज आप बताएंगे कि क्या व्हाट इज द टिप और द टेक होम मैसेज व्हिच यू वुड वांट टू शेयर विद द पब्लिक. सो मैम, पब्लिक के लिए आई कंटिन्यू विद व्हाट डॉक्टर सरिता सेड कि जैसे मैम ने बोला कि लड़कियों के लिए बहुत अमूल्य तोहफा है, मैं उसको एक्सटेंड करना चाहूंगी कि एडोलसेंट बॉयज के लिए भी एचपीवी वैक्सीन कवर एक्सटेंड होना चाहिए. आज नहीं तो कल दे विल बी पार्टनरिंग फीमेल एंड उनकी protection will ensure that the protection होगा. तो my take home message will be कि HPV वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स को नहीं, इवन बॉयज को भी कवर करना चाहिए कहीं ना कहीं. थैंक यू. थैंक यू. तो सो मैं इस नेहा, आई एम मैम कुछ कह रहे हैं सरिता आप? मैम, हाँ सरिता मैम. हाँ, मैं ये कह रही थी कि फॉक्सी गायनी ऑन्कोलॉजी कमेटी का ये रिक्वेस्ट है, सब सारे फॉक्सी मेंबर्स हैं, वी आर ऑल पार्ट एंड आईएपी जो अभी जीसीआर बना था, तो इट वाज विद बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर एंड अभी आईएमए भी जुड़ा हुआ है इसमें. तो हम सारे डॉक्टर, मतलब आई थिंक सारे डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके पेशेंट्स हैं, आपके फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए. It's not just one committee, not one chairperson. It is for everybody has to motivate the public, whoever is they are coming into contact. Be it your own family, be it your own relatives, be it your patients, be it anybody whom you meet. So it's something which is each of us have to spread the word and spread the campaign. So Absolutely, ma'am. this Absolutely. It's a collective responsibility of gynecologists, pediatricians, Yes. teachers, parents to take care of our adolescents and get them vaccinated. This is very important. So with this, I would like to conclude Yes. the panel. Thank you all the panelists and the experts for joining. And thank you Deepa ma'am and Dr. Shivani for giving me this opportunity to moderate. मैं अपनी एक important जो चीज़ मैं अपने patients में हमेशा करती हूँ और सबको parents को encourage करती हूँ कैसे vaccination के लिए, क्योंकि महंगा वैक्सीन है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, मैं फोर्टिस में हूँ, तो पेशेंट को तो खरीदना पड़ता है एंड आई नो कि इट इज एक्सपेंसिव. तो मैं हमेशा पेशेंट्स के पेरेंट्स को कहती हूँ, या पेशेंट जो लड़कियां कमा रही हैं, जो जॉब में आ गई, कॉलेज में आ गई, आई ऑलवेज टेल देम कि हम इंडिया में ज्वेलरी बहुत खरीदते हैं कि लड़की को हमें एक जेवर देना है, तो इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन द वैक्सीन एंड प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ डेडली डिजीज. एंड फॉर ऑल अदर वैक्सीनेशंस जो एडोलेसेंट में हम लगा सकते हैं, मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि जैसे सूर्य देव नेहा, नेटवर्क का शायद इशू पैदा किया है ना. सो भगवान नॉट हेजिटेट इन गेटिंग देम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ऑल दीज डिजीजेस. सो with this, I think I will ask Dr. Deepa to take over the session. Thank you so much, Dr. Neha and Dr. Aradhana. It was excellent talks, and I am so thankful to all the seniors, the chairpersons, Dr. Anita Sabharwal, Dr. Sarita Shamsundar, Dr. Seema Prakash, Dr. Surbhi, Dr. Sunita, Dr. Shivani Agarwal, Dr. Ashima Dabas, Dr. Taru ma'am, and Dr. Ajay Gupta, and I must acknowledge here Dr. Ajay Gupta was instrumental for organizing this webinar, and I'm so thankful to him, and for the Adolescent Health Academy also. And मुझे लगता है कि हमें इस तरह के वेबिनार्स अभी और करने हैं, और so that हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को हम बढ़ा सकें. एस डॉक्टर अनीता सब्रवाल मैम ने भी ये बात हमें सजेस्ट की है. And thank you so much for taking your valuable time and sharing your inputs with us. Yeah. Dr. Chitra Raghunandan is in our audience. She Yes, ma'am. is a very senior colleague. So if she wants to say anything. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Please. Chitra, ma'am. We want. Please unmute you, ma'am. Yes, ma'am. Good Welcome, evening, ma'am. everyone. It was so nice to to see all you youngsters and young people participating in such an important public health program.
and everything was clarified regarding various vaccines, especially that we are all talking about. The gynecologists are talking about HPV, the pediatricians are talking about all other vaccines which are also important. So as adolescents of future citizens of this country, future citizens of the world also, they should all be very healthy. With all these preventive immunization, we will go a long way in protecting their health and as well as making them very healthy individuals later on in life. Thank you for calling me, but it was very interesting and I really enjoyed hearing you all. Thank Thank you. you, ma'am, for joining and for your blessings. Rahul, can we end?